नमस्कार। जीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं ये खास पेशकश जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा पर यह खास बुलेटिन है। मैं हूं लालचंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी फ्रांस की यात्रा खत्म करके यूएई पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री का अबू धाबी हवाई अड्डे पर क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद अल नाहयान ने उनका स्वागत किया। बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। वहीं उनके स्वागत में दुबई में बनी दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा पर भारतीय तिरंगे के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की तस्वीर को भी दिखाया गया। उनके स्वागत में लाइट से लिखा गया, वेलकम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर बैठक करने वाले हैं और तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री अब से थोड़ी ही देर में उनका औपचारिक स्वागत होने वाला है और इसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी और फिर दोपहर में लंच का भी प्रोग्राम है और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का यूएई का ये 5वां दौरा है, यानी कि 5वीं बार प्रधानमंत्री इस बार यूएई के दौरे पर गए हैं और संयुक्त अरब अमीरात की उनकी पहली यात्रा जो थी वो साल 2015 में अगस्त के महीने में थी और वो यात्रा जो थी वो 34 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूएई यात्रा थी। तो हम आपको लगातार इस बारे में जानकारी देते रहेंगे, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। फ्रांस के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के दौरे पर। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए अहम माना जा रहा है ये दौरा। यूएई में शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात में भारत यूएई संबंधों को और अधिक मजबूत करने पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में फ्रांस के राष्ट्रपति ने दिया रात्रि भोज। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत फ्रांस की मजबूत दोस्ती को सराहा। दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस सीईओ फोरम की बैठक में भी लिया हिस्सा। व्यापार क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति पर जताई खुशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने साझा वक्तव्य में भारत फ्रांस संबंधों की मजबूती पर दिया जोर। पीएम ने कहा, रक्षा सहयोग हमारे संबंधों का है एक मजबूत स्तंभ। फ्रांस की मशहूर हस्तियों से प्रधानमंत्री मोदी ने की मुलाकात। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, तो वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान जारी। उपराज्यपाल ने खुद मौके पर पहुंचकर की राहत मुहिम की निगरानी। राहत अभियान में भारतीय सेना भी जोर शोर से जुटी। और खेल की खबरों में विंबलडन में साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन को आज मिलेगी नई चैंपियन। महिला एकल के फाइनल में आज ऑस्ट्रिया का सामना चेक खिलाड़ी मार्केटा वोंद्रोउसोवा से होगा। तो वहीं पुरुष एकल वर्ग के खिताब के लिए जोकोविच की भिड़ंत रविवार को कार्लोस अल्काराज से होगी। तो आइए प्रधानमंत्री की यूएई यात्रा से जुड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस का सफल दौरा संपन्न कर संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर अबू धाबी पहुंच गए हैं। पीएम मोदी आज यूएई के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने वाले हैं। पीएम संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। भारत यूएई दोस्ती को और मजबूत करने की दिशा में पीएम के इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचने के बाद उनका जिस तरह से स्वागत किया गया वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा, यूएई के राष्ट्रपति के द्वारा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।
और अब से कुछ देर बाद औपचारिक मुलाकातें भी यूएई के राष्ट्रपति से होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा जो है वो बेहद अहम है। यूएई की यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनकी इस यात्रा से पहले कल दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंग को प्रदर्शित किए। तो ये देखिए बुर्ज खलीफा किस तरह से तिरंगे के रंग में रंगा हुआ और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर उनके सम्मान में खास तौर पर बुर्ज खलीफा में आप देख रहे हैं कि तिरंगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वेलकम टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये बुर्ज खलीफा पर बेहद मनमोहक रंग, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य भी, और साथ में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं जो विदेश नीति के विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। मैं पहले आप ही का रुख करता हूं और उसके बाद तपस के पास मैं जाऊंगा। सबसे पहले आपसे यह जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 5वीं यूएई यात्रा है और जैसा कि हमने अभी बताया कि 2015 में प्रधानमंत्री ने पहली यात्रा की थी और वो यात्रा 34 साल के बाद हुई थी। तो क्या ये अपने आप में ये संकेत देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के साथ संबंधों को कितनी प्राथमिकता में रखते हैं? बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि प्राइम मिनिस्टर ने यूएई को बिल्कुल शीर्ष पर रखा है गल्फ की पॉलिसी में। और जिस तरीके से यूएई का रोल हमारे साथ बढ़ता जा रहा है उससे देखते हुए ये लग रहा है कि कल जो है यूएई और हमारा रिलेशन उस रीजन में सबसे प्रगाढ़ होगा और यूएई हमारा एक बहुत अच्छा पार्टनर बन के खड़ा होगा। जैसे आप देख लीजिए कि यूएई एक बहुत ही छोटा कंट्री है, 6-7 आइलैंड्स है, बहुत छोटा कंट्री है। उसकी अपनी आबादी 2.5 लाख 3 लाख से ज्यादा 6-7 मिलियन कहते हैं, 7 करोड़ 50 करोड़ इस तरीके से, जिसमें भारतीय 30% है। 35 लाख जो है भारतीय वहां पर हैं और ज्यादातर भारतीय जो है व्हाइट कॉलर जॉब और एंटरप्रेन्योर बन गए हैं जो यहाँ से एज ए वर्कर गए थे जी। और आज यूएई का जो रियल इस्टेट है उसमें जो है 60% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारतीयों ने कर रखा है। और ट्रेड के मामले में जो है वो करीब $500 मिलियन शुरू हुआ था जब हमारा रिलेशन बना था और आज जो है $82 बिलियन ट्रेड है, वो भी नॉन ऑयल ट्रेड का $82 बिलियन ट्रेड है। बिल्कुल चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर यूएस चाइना, ये हमारा चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के दौर में भी हम देखते हैं कि ये जो है 7वें से अचानक उछल के चौथे पायदान पे आ गया, चौथा लार्जेस्ट पार्टनर हमारा। ऑयल के सप्लाई में देख लीजिए ये चौथा पार्टनर है। ये 4 नंबर जो है यूएई और इंडिया का बहुत ही मतलब फेवरेट नंबर बन गया है। हर मामले में यूएई चौथा लार्जेस्ट हो रहा है। और इसके बाद देखने से जो हमारे जो एग्रीमेंट साइन हुए पिछले साल मई में जो इम्प्लीमेंट हुआ सीपा, उसमें यूएई एक पहला कंट्री था जिसमें सर्विसेज को इंक्लूड किया गया और जिसने 50 दिन में इतना लंबा जो है एग्रीमेंट साइन किया। और ये तमाम सारे एफटीए जो हम साइन कर रहे हैं उसका एक पृष्ठभूमि तैयार कर दिया है। और इसकी लॉजिस्टिक सर्विसेज, स्पेस है, एनर्जी है, डिफेंस है, हेल्थ है, क्या क्या एजुकेशन है, क्या क्या बताया जाए जिसमें जो है हमारे आयाम खुलते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये एक ऐसा मतलब, और यूएई एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह काम कर रहा है जहां पर हमारे इन्वेस्टर वहां जाएंगे और वहां से पूरे वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अफ्रीका कैप्चर करेंगे, जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत फॉरेन ट्रेड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि हम 2030 तक $2 ट्रिलियन का ट्रेड चाहते हैं। और यूएई उसमें जो है
प्लान किए हुए कि $100 बिलियन का नॉन ऑयल ट्रेड हम अचीव करेंगे। जिस तरीके से ये ट्रेड बढ़ रहा है, $82 बिलियन हुआ है, हमको लगता है कि ये $100 बिलियन जो मार्क रखा गया है 2023 में, इससे आगे निकल जाएगा। और $20 बिलियन का ट्रेड हम सर्विसेज में रखे हुए हैं, जो कि पहला अपने आप में हुआ है, जिसमें जो है 16 सर्विसेज को हम लोगों ने ओपन किया है कि जो इंडिया और यूएई जो है इसमें अपनी सर्विसेज देंगे। और सर्विसेज सेक्टर हमारा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। 260-70 बिलियन का ट्रेड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो कि $300 बिलियन हमने प्लान किया। तो यूएई एक बड़ा ऐसी कंट्री बनता जा रहा है जो हमारे लिए मार्ग को न सिर्फ प्रशस्त करता है बल्कि एक स्थान प्रोवाइड करता है, जिससे हम आगे के लिए एक बड़ी छलांग लगा सके। ठीक है, लौटता हूं आपके पास और आपसे और अधिक चर्चा करूंगा, लेकिन हमारे साथ तपस भट्टाचार्य हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तपस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कुछ ही घंटे की हालांकि यूएई की यात्रा है, लेकिन इस पावर पैक्ड यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के साथ कौन कौन से खास मुद्दों पर बात करने वाले हैं, क्योंकि जो औपचारिक तौर पर है उसकी जानकारी तो बाद में आएगी, कौन से समझौते हुए, किन से मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन अभी जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक कौन कौन सी चीजें बातचीत के एजेंडे पर हैं। तपस जी, मैं आपसे इस बारे में जरूर बताऊंगा। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। अभी बात हो रही थी कि सेपा की बात कर रहे थे कि सेपा कितना अहम है। करीब 80% इसके जरिए जो गुड्स हैं वो उसमें जो टैरिफ लगता है वो उसको हटा दिया गया है। इनफैक्ट जब हम बात कर रहे थे बिजनेस लीडर से और एम्बेसडर से भी, तो जो बात आई कि $80 बिलियन से ज्यादा का तो ऑलरेडी इस वक्त जो है बिजनेस कर लिया गया दोनों देशों ने, और ये पिछले साल ही ये साइन किया गया था। तो आप सोचिए एक साल के अंदर, और इसका इनका जो अंदाजा था कि 5 सालों में $100 बिलियन का, तो अब वो तो उन्होंने उसका मतलब ऑलमोस्ट अचीव ही कर लिया है पहले ही साल के अंत होते होते। तो अब जो अलग से वो किया गया है कि $100 बिलियन अगर 2030 तक नॉन ऑयल ट्रेड, ये अब लक्ष्य रखा गया है। यानी नॉन ऑयल ट्रेड यानी जो एनर्जी सिक्योरिटी के अलावा से जो आप ऑयल खरीदते हैं, पेट्रोलियम या पेट्रोल प्रोडक्ट्स के जो लेते हैं, उसके अलावा नॉन ऑयल प्रोडक्ट्स जो है वो $100 बिलियन का करने की बात की जा रही है। दूसरी जो अहम चीज है जो हम बात कर रहे थे कि क्या क्या चीजें इसमें डिस्कस होती है, इसमें भारत और यूएई फिनटेक से लेके, स्पेस से लेके, एग्रीकल्चर से लेके, आप जो भी चीज बात करें, जो जितने भी एरियाज है, क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है। इनफैक्ट यूएई इस वक्त COP28 की प्रेसिडेंसी करेगा, डेजिग्नेटेड प्रेसिडेंट है। COP28 इधर होगा, और पिछले साल भी हमने देखा शर्म एल शेख में दोनों देशों ने आगे आके बढ़ के इस पे बातचीत की, और दोनों देशों का ये मानना है कि ग्लोबल साउथ की आवाज ये दोनों देश बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्कॉटलैंड में गए थे, ग्लासगो में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि भारत 2070 तक नेट जीरो न्यूट्रलिटी में आ जाएगा, यानी कि कार्बन उत्सर्जन जो है वो 2070 तक खत्म हो जाएगा। तो कार्बन इमिशन खत्म करने के लिए न्यू एनर्जी की जरूरत है। न्यू एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ जो हाइड्रोकार्बन और ये सब चीजें, तो ये बहुत अहम मुद्दे हैं, इन पे डिस्कशन करने की बात चल रही है। और हम बात करें कि क्यों आज प्रधानमंत्री इतना सक्सेसफुल दौरा करने के बाद यहाँ पे यूएई आए, उसका एक और रीजन है कि एक ट्राइलैटरल एक कोऑपरेशन तैयार हुआ था पिछले साल यूएन जनरल असेंबली के पास, बाद में वो तैयार हुआ था कि फ्रांस, इंडिया और यूएई ये तीनों मिलके अलग अलग एरियाज में काम करेंगे। तो एक तरह से उसी को एक और बल देने के लिए हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री फ्रांस का इतना सक्सेसफुल दौरा और इतना हेक्टिक दौरा करने के बावजूद यूएई में आए हैं। और इन चीजों से अभी इनफैक्ट प्रधानमंत्री इस होटल से निकले हैं प्रेसिडेंशियल पैलेस जाने के लिए, और होटल में जब थे तो इनकी एक वार्तालाप हुई थी कॉप डेजिग्नेटेड जो प्रेसिडेंट है COP28 के, उनसे बात की। क्या डिटेल है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन जैसे हम बता रहे हैं कि न्यू एनर्जी पे खासा जोर है, रिन्यूएबल एनर्जी पे खासा जोर है। और अब जब प्रधानमंत्री वहां पे जाएंगे प्रेसिडेंशियल पैलेस में, वहां पे भी फिनटेक पे बहुत ज्यादा जोर है, क्योंकि करीब 30 से 35% तक लोग भारतीय मूल के लोग यहाँ पे रहते। तो पैसा जो होता है, रेमिटेंस जो होता है, जो पैसा इधर से उधर भेजना होता है, या इंडिया से यूएई या यूएई से, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आती है। तो क्या अब जिस तरीके से फ्रांस में यूपीआई शुरू कर रहे हैं, तो क्या वो इधर भी होगा? वो एक बहुत बड़ी बात होगी, और शायद उस पे आज शाम तक जो एमयू आएगा
जो प्रधानमंत्री गए जो बातचीत करेंगे, तो शायद हम उसमें कुछ बड़ा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास और रुख करता हूँ डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का। जाकिर हुसैन साहब, जो तपस ने जिक्र किया कि एक तो देखिए कि फ्रांस, भारत और यूएई, इन तीनों के बीच की पार्टनरशिप का उन्होंने जिक्र किया तपस ने, वो पार्टनरशिप है यूएई के साथ। एक पार्टनरशिप का मैं भी जिक्र करता हूँ I2U2 का, जिसमें कि भारत, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएई, यानी कि ये 4 देश हैं। ये जो पार्टनरशिप के अलग अलग आयाम हैं यूएई के साथ, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों देशों की पार्टनरशिप इस एरिया में, एशिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी का ये नतीजा है कि दोनों देशों के जो संबंध हैं, पिछले साल ही 50 साल पूरे हुए हैं दोनों देशों के राजनयिक संबंध के। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों देशों के संबंध एशिया में काफी मायने रखते हैं। जी हाँ, कहते हैं मिनीलेटरल्स, जो एज ऑफ मिनीलेटरल्स, इसमें जो है 2 ये जो फोरम बनाए गए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिकली जो है ये तीनों और चारों पांचों कंट्री का, इजराइल और यूएस, फ्रांस, इंडिया, यूएई, इनका जो है आपस में एक कॉपरेशन करके जो है इनके अंदर जो अपनी एक्सपर्टीज है एक्सप्लॉइट करके साउथ एशिया एंड वेस्ट एशिया के इश्यूज को हैंडल करना है। इसमें जैसे कि I2U2 में कहा गया कि जो है वो एनर्जी, क्लीन एनर्जी और फूड सिक्योरिटी, इंडिया में जो है वो फूड पार्क बनाएंगे और फिर जो है क्लीन एनर्जी के लिए गुजरात में जो है इस्टेब्लिश करेंगे और उसमें इजराइल, यूएस अपनी जो है एक्सपर्टीज देंगे। ये ऐसा एक बहुत बड़ा कॉपरेशन इमर्ज हो रहा है जो कि हमारी भारत की जो वेस्ट एशिया की नीड है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं चाइना बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो चाइना का फुटप्रिंट उस हद तक बढ़ जाएगा कि फिर हमें जो एज ए सेकेंडरी पार्टनर की तरह रहना पड़ेगा। तो ये बहुत प्रोएक्टिव पॉलिसी इस गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है, दैट इज गोइंग टू पिक द 21st सेंचुरी, 21वीं सेंचुरी की जो पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है, जिसमें हो सकता है कि जो वेस्ट एशिया की कंट्री है पोस्ट ऑयल एंड पोस्ट यूएस की तैयारी कर रहे हैं और उसमें मल्टीलेटरल ऑर्डर जो आ रहा है, मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर जो आ रहा है, उसमें इंडिया और को ये जो गल्फ की कंट्रीज हैं इन्वॉल्व करके एक बैलेंसिंग पॉलिसी का प्रारूप तैयार कर रहे हैं। और इंडिया जो है हमारा हिस्टोरिकल रिलेशन को देखते हुए लग रहा है कि जो है हमारा, तो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल वो चाहते हैं। तो इसमें जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो इनिशिएटिव लिया है दैट इज टाइमली एंड वेरी एक्यूरेट। ये हम कहते हैं बहुत ही सामयिक है और बहुत ही सॉलिड है। ये मतलब बहुत ही जरूरी था। इसके पहले भी देखिए कि अमेरिका से आने के बाद जो है वो इजिप्ट गए, वहां पर सारी चीजें हुई, इकोनॉमिक कॉरिडोर और ये वेस्ट कैनाल, ट्रेड को 12 बिलियन बढ़ाना, ये फोकस रहा है। और हम इस विजिट में एक चीज और देख रहे हैं कि जैसे कि हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की जो है उसमें रूपी को एज ए पेमेंट मोड बनाना है। तो इस हर विजिट में कुछ न कुछ नया हुआ है। इस विजिट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये दोनों कंट्री कुछ न कुछ इस फील्ड में करेंगे कि जिसमें दिरहम और यूएई में पेमेंट का और रुपी में पेमेंट का सिस्टम तैयार होगा। इसमें हो सकता है दोनों कंट्री, दोनों लीडर जो है एक साइन भी कर लें, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर हो रहा है, डॉलर को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अमेरिका हो सकता है कल हमारे खिलाफ भी हो जाए। तो ये सारी कंट्रीज देखकर जो है अपने जो है करेंसी स्वैप, लोकल करेंसी में ट्रेड, लोकल करेंसी में पेमेंट और यूपीआई के थ्रू जो है डिजिटल ट्रेड हमने इंट्रोड्यूस किया है, डिजिटल करेंसी का यूज है। तो एक इंडिपेंडेंट मल्टीपोलर की प्रिपरेशन हो रही है ये। और इसमें यूएई एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, जो कि ब्रिजिंग रोल कर रहा है फ्रांस से, इजराइल से, इंडिया से। और क्योंकि हमारा सऊदी अरब का रिलेशन इजराइल से अच्छा नहीं है, तो इसलिए अमेरिका ने एक अलग तरीके का फोरम जो प्रपोज किया था, जिसमें अभी जल्दी ही पिछले महीने जो है 4 कंट्री के जो है सिक्योरिटी एडवाइजर्स रियाद में मिले थे, उसमें इजराइल नहीं था। तो उसमें फिर हमको देखने को लग रहा है कि यूएसए चाहता है कि यहाँ पे चाइना का
जो बढ़ता हुआ रूप है उसको रोका जाए और मैरीटाइम ट्रेड की सिक्योरिटी भी दी जाए। यूएई के पास भी बहुत सारी चीजें हैं जो डेवलप कर ली है, जिसमें स्मार्ट लॉजिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो मुझे लगता है कि यूएई हमारे लिए एक गेटवे टू नॉट ओनली टू वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, बट ऑल्सो यूरोप भी हो रहा है। तो यूएई जो है वो पूरे रीजन में हमारे लिए एक बहुत ही क्या कहते हैं कि दूसरा घर की तरफ तैयार हो चुका है, प्रवेश द्वार की तरह। हाँ, मैं लौटता हूँ आपके पास। मैं जरा तपस का रुख करता हूँ। तपस्या, जब कभी भी इस तरह की द्विपक्षीय यात्रा होती है तो एक चर्चा होती है केमिस्ट्री की, गर्मजोशी की। जिस तरह से बुर्ज खलीफा पर हमने देखा तिरंगा उकेरा गया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उकेर करके वहां पर लिखा गया वेलकम टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये जो जेस्चर पोस्चर जिसे हम कहते हैं और ये जो केमिस्ट्री है, ये जो उत्साह है, ये दिखाता है कि यूएई के तरफ से भी किस तरह का वेलकम है, किस तरह का स्वागत है, किस तरह का उत्साह है भारत के प्रधानमंत्री के लिए। किस तरह का आप वहां पर महसूस कर पा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच कितनी गर्मजोशी है। बिल्कुल, इसमें कोई तो राय नहीं कि प्रधानमंत्री का जब जिस तरीके से बुर्ज खलीफा में वो वीडियो आया, उस तरीके से चलाया गया और जिस तरीके से उसका स्वागत भी किया गया, वो सच में काबिल तारीफ है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि यूएई बहुत खास तौर से प्रधानमंत्री के साथ ये जो रिलेशन है उसको बहुत ज्यादा तवज्जो देता है। इनफैक्ट इसका एक रीजन और बता सकता हूं कि करीब 30 से 35%, जैसे मैंने आपको कहा था पहले कि 30 से 35% यूएई में भारतीय काम करते हैं और यूएई की जो बढ़ोतरी है, इसकी जो प्रॉस्पेरिटी है, उसका बहुत बड़ा जो हाथ है वो भारतीयों का भी है। तो ये बात वो उनको पता है। और इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी एमईए का एक ट्वीट भी आया है, उसमें कहा कि सुल्तान अल जबर जो प्रेसिडेंट है, मैंने बताया था प्रेसिडेंट डेजिग्नेट COP28 के यूएई में, जो इस साल अभी उनकी थोड़ी देर पहले भी मीटिंग भी चल रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उनकी वो अभी मीटिंग खत्म हो गई है, प्रधानमंत्री अभी निकल भी गए हैं प्रेसिडेंशियल पैलेस के लिए। तो उन्होंने उसमें ट्वीट में यह भी मेंशन है कि प्रधानमंत्री ने भारत का पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया है यूएई को COP28 और COP28 प्रेसिडेंसी में। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने भारत के जितने भी एफर्ट्स है और इनिशिएटिव्स रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर खास तौर से, उसका भी बताया, उसके बारे में भी COP28 के जो प्रेसिडेंट है सुल्तान अल जबर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, यूएई भी बहुत ज्यादा सीरियस है इन चीजों को लेकर। तो दोनों ही देश, जैसे मैंने कहा था, ग्लोबल साउथ की आवाज बन सकते हैं। और जो इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने कहा कि ये जेस्चर एंड पोस्चर एक इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा ये एक जेस्चर है कि भारत के लिए, भारतीयों के लिए यूएई ने करीब 27 एकड़ में एक मंदिर बनाने की जो जमीन है वो दिया गया है। एक हिंदू मंदिर बन रहा है और वो नेक्स्ट ईयर यानी 2024 फरवरी तक, करीब 14-15 फरवरी का मुझे बताया जा रहा है, तब तक बनके तैयार हो जाएगा। और ये मंदिर जो है इतना भव्य है, कहते हैं कि इसमें जो टेक्निक ली जा रही है वो जो पुरानी विधि से जो मंदिर बनते थे भारत में, उस टेक्निक पे बनाई जा रही है। और एक तरह से वो ये मिसाल होगी भारत और यूएई की दोस्ती की। तो एक तरह से फिर हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो दोस्ती है ये आज की नहीं है। एक जमाना था प्रधानमंत्री के 2014 में प्राइम मिनिस्टरशिप आने से पहले कि एक लल था उस दोस्ती में, एक ब्रेक था, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन तो थे लेकिन उतना स्ट्रांगली नहीं आ पा रहा था। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद उसमें एक तेजी दिखाई, 3 दशक के बाद किसी प्रधानमंत्री ने यूएई का दौरा किया, उसके बाद से जो हम देख पा रहे हैं, जो गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है, सिर्फ दुबई नहीं, अबू धाबी नहीं, सब जगह पे, वो सच में दर्शाता है कि यूएई और इंडिया का जो ये रिलेशन है वो आज का नहीं, वो हमेशा का है। बिल्कुल, वो हमेशा का है और इसमें और ज्यादा गति आई है। जाकिर हुसैन साहब, जो हम जिक्र कर रहे थे कि गेटवे है, प्रवेश द्वार है यूएई भारत के लिए, और साथ ही और ज्यादा अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि बात अगर हम OIC की करें, जिसमें कि 54 देश शामिल हैं, OIC को और OIC तक अपनी बातों को रखने के लिए, पहुंचाने के लिए, संबंधों को बढ़ाने के लिए, इसमें भी यूएई का एक बड़ा रोल आप देखते हैं।
और भारत के लिए ये इस लिहाज से भी काफी अहम? देखिए, हमारा जो यूएई से रिलेशन है, 3 तरीके का रिलेशन है। नंबर 1 इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक में आप सारी चीजें ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी है, ये है, तमाम। दूसरा स्ट्रेटेजिक है। स्ट्रेटेजिक में चाइना भी आता है, स्ट्रेटेजिक में भारत की एक छवि भी आती है जिसमें यूएई जो एक अच्छा रोल अदा करता है। तीसरा पीपल टू पीपल रिलेशन इंक्लूडिंग कल्चरल। अब स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट पे हम जब लेते हैं तो यूएई एक पहला कंट्री है, 2 साल पूर्व हमारे पूर्व जो सुषमा स्वराज जो थी, उनको उन्होंने पहला जो है इनवाइट किया टू प्रेजेंट इंडिया। पाकिस्तान के अपोज करने के बावजूद भी इंडिया को इनवाइट किया गया, फॉरेन मिनिस्टर को। उन्होंने इंडिया के पक्ष को रखा और कहा कि भारत हमेशा जो है इस्लामिक संस्कृति के साथ समागम रहा है। यहाँ पे इस्लामिक संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, इस्लाम सब कुछ उसी तरीके से फ्लोरिश हुआ है जैसे किसी और अन्य मुस्लिम कंट्री में हुआ है। जरूर। तो ये एक तरीके का, और इतनी बड़ी अगर देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट जो है मुस्लिम पॉपुलेशन जो है इंडिया में रहती है, और उसको जो चीजें मिली हैं वो जो है काफी जो है अप्रिशिएबल हैं। तो ये सारी चीजें जो एक तरफ ये आती है, दूसरी तरफ हमने ये देखा कि कश्मीर में जिस तरीके से यूएई ने खुलकर अपना स्टैंड लिया, वो पहली मुस्लिम कंट्री थी जिसको बाद में बहुत सी कंट्री फॉलो करने के लिए मजबूर हो गई। तो यूएई जो है हमारे उन एस्पेक्ट को भी अपने साथ करता है अपनी पॉलिसी में, जो कि और कंट्रीज और मुल्क और कंट्रीज उसको एक शुबह की नजर से, एक लीवरेज पॉइंट बना के देखने की नजर से इस्तेमाल करते हैं। तो यही जो है, जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ 15 में, यही चीज ले आई इसमें कि बिना इसके साइन किए हुए, बिना हमारे इश्यूज को एड्रेस किए, वो प्रगाढ़ता संबंध में नहीं आई है। यूएई ने इसको खासकर बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हमारा जो है रिलेशन वो 21st सेंचुरी में जो है एक नेचुरल पार्टनर की तरह इमर्ज हो चुका है, और हम इंडिया के साथ हमेशा उस लेवल पर खड़े रहेंगे जहां इंडिया हमारे साथ खड़ा रहेगा। तो सिक्योरिटी एक बड़ा मसला है, यूएई की सिक्योरिटी एक बड़ा मसला है। यूएई अब सिक्योरिटी की तरफ भी अग्रसित होगा। वो चाहेगा कि हिंदुस्तान जो है कहीं ना कहीं जो है उसकी सिक्योरिटी भी इंश्योर करे, खासकर उसकी लॉजिस्टिक जो है, मैरीटाइम सिक्योरिटी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका तेल जो है ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ बहुत ज्यादा जाता है, तो उसकी भी सिक्योरिटी की जरूरत है। और एक बैलेंसिंग पॉलिसी के लिए यूएई ये नहीं चाहता कि यूएसए के बाद वो फिर चाइना की जो है गोद में बैठ जाए। पूरे गल्फ कंट्री ये नहीं चाहते हैं कि यूएसए के बाद जो है चाइना उसके ऊपर हावी हो जाए। तो ये एक इंडिया को एज ए बैलेंसिंग फोर्स की तरफ प्रमोट कर रहे हैं, जो कि तमाम रीजन में इंडिया को इस तरीके से देखा जा रहा है, चाहे वो सेंट्रल एशिया में हो, चाहे यूरो कंट्रीज में हो, चाहे मिडिल ईस्ट में हो, चाहे ईस्ट एशिया में हो। तो अब जरूरत इस बात की है कि हमको अपना कद बढ़ाना और तेजी से बढ़ाने की जरूरत है, अपनी पॉलिसी में और बोल्डनेस लाना है। साथ ही साथ हमको ये भी दिखाना है कि जो हम लाएंगे उसका बैकअप भी हमारे पास रहना चाहिए। ये नहीं है कि हम जो है छलांग लगा दें फिर कोई और बात हो जाए। तो हमको जो है कुछ ऐसे ट्रस्टेड पार्टनर चाहिए जिसके साथ जो है हम कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के जो है वर्ल्ड पावर के साथ बैठे और उनके साथ काम करें, ना कि यूएसए की तरह की सबको जो है नीचा दिखा के अपने को सिरमौर बनाए। भारत तो जो है कोएग्जिस्टेंस की पॉलिसी में बिलीव करता है। आप यकीन करिए कि 92 कंट्रीज, 92 कंट्रीज के लोग वहां पर यूएई में काम करते हैं उस सद्भावना के साथ, जो कि भारत उनको एक पृष्ठभूमि प्रोवाइड किए हुए। मंदिर का बनना एक पार्ट है उनका कि हम एक ऐसे आइलैंड को इस्टेब्लिश करेंगे कि जो कि मिडिल ईस्ट में कोई सोच भी नहीं सकता है। और एक बात मैं और आपको बताऊं कि हमारे भारतीय जो वहां गए थे, आज 20 साल में मैं कई बार वहां जा चुका हूं, मुझको जो है इन्वेस्टमेंट समिट में एज ए की नोट स्पीकर की तरह बुलाया, तो मैंने वहां देखा कि 500 भारतीय एंटरप्रेन्योर इकट्ठा थे, जिसमें बड़े बड़े लोग, आजाद मुकनार, रिजवान और ये जो अभी शेट्टी, ये लोग सारे लोग थे। मैंने पूछा कि ये क्या चीज है, कहा कि यूएई एक ऐसी कंट्री है जहां पे कॉस्मोपॉलिटन कल्चर प्रोवाइड करता है, जो कि वर्कर से एंटरप्रेन्योर जो है उनमें कन्वर्ट होते हैं, जिससे अब जो है कहा जा रहा है कि दे आर वर्किंग एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिप्रेजेंट इंडिया देयर। अब ये हो रहा है कि वहां के जो एंटरप्रेन्योर्स ने पैसा इकट्ठा किया है, अब वो भारत में प्लाउ बैक कर रहे हैं, भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी 2023 में हम जो है 7वें नंबर से उछल कर जो है 4थे नंबर पे इन्वेस्टर्स में आ गए। तो हमको और ज्यादा चीजों को हमवार करने की जरूरत है। जैसे पॉलिसी लेवल पे जो मैं यूएई के
यूएई एम्बेसी इंडिया में एज ए इकोनॉमिक रिसर्चर की तरह 4 साल काम किया हूँ। अभी जस्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। सीपा के दौरान में हमने काफी तैयारियां की, काफी रिपोर्ट्स दी, सारी चीजें उसमें देखी गई। तो उन लोगों ने सारी चीजों को बहुत ही पॉजिटिवली लिया। और आप ये यकीन करिए कि यूएई जो है एक उस रीजन में सबसे डेवलप्ड और सबसे आत्मसात करने वाली कंट्री, उसका एक ये प्रायोरिटी है कि हम इस रीजन में टॉप पे रहें। तो आप देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मिनिस्ट्री बना दिया, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर बना दिया, स्पेस की एनर्जी बना दिया, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जो है हमारे से बहुत ज्यादा जो है कॉपरेशन बढ़ा रहा है। पॉप 2028 में यूएई जो है एक लैंडमार्क स्टेब्लिश करने जा रहा है उस रीजन में, जबकि वो हाइड्रोकार्बन का एक सेंटर है जिससे पूरी दुनिया कह रही है कि अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करिए। तो यूएई एक जो है बहुत ही मॉडर्नाइज, इनोवेटिव और क्या कहते हैं, और खास बात यह है कि वो यूथ को हमारे अट्रैक्ट कर रहा है, टैलेंट को। और उसकी जो अभी हमारे जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें जो है एक आईआईटी का जो है आईआईटी का जो एक सेंटर भी वहाँ बनाया जाएगा। तो वहाँ पर ये जो इंडियन एक्सपेट्रिएट्स वहाँ काम कर रहे हैं तो उनको कहीं और न जाना पड़े, बल्कि इंडियन स्टैंडर्ड की एजुकेशन वहाँ प्रोवाइड की जाए। एक तरीके से कहते हैं, मैं उसका शब्द नहीं पा रहा हूँ कि क्या कहूँ कि इंडियन यूएई हमारा सेकंड होम बन रहा है, या इंडिया उसके लिए एक बहुत बड़ा जो है सोर्स बन रहा है, जो आने वाले कल में चाइना से बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड की तरह इमर्ज होगा। चाइना की चीजें तो सिर्फ उसके सस्ते माल उसके मॉल में दिखाई देती हैं, लेकिन हमारा जो पीपल टू पीपल रिलेशन है वो बहुत ही प्रगढ़ है। अब 3.5 मिलियन जो है इंडियन वहां पर हैं। तो आप ये सोचिए कि 3.5 मिलियन इंडियन जो है केरला में देख लीजिए, साउथ इंडियन स्टेट में देख लीजिए, उनकी स्टेट बजट में कितना रिमिटेंसेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 2% पॉवर्टी केरला की कम हो गई है, फिर इतना ज्यादा रिमिटेंसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनकी एजुकेशन लेवल बढ़ गया है, हेल्थ इंप्रूवमेंट हो गया। ये सारी चीजें डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। हमारी एक अब ये पॉलिसी होना चाहिए कि जो लीस्ट एरिया डेवलप है उसमें हम तैयार कर। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि उनकी यूएई और अदर इकोनॉमी जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रही है, जिसमें स्किल की जरूरत है। हमारे वर्कर को अब हमको ट्रेन करके भेजना पड़ेगा। अगर हम अपना वहां पर वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, हमारी वो लोकप्रियता बनी रहे, तो इनको हमको ट्रेन करके भेजना पड़ेगा। हम एरिया आइडेंटिफाई, हमने एक पॉलिसी चलाई है जिसमें जो है 1 मिलियन जो है ट्रेन वर्कर को स्किल करके वहां भेजेंगे, लेकिन इसको हमें बहुत तेजी लानी पड़ेगी, क्योंकि और जो है ये ट्रेन वर्कर जो है सेंट्रल एशिया से और जहां से आ रहे हैं जो हमें कम्पीट करेंगे। तो इसमें गवर्नमेंट को इस तरीके से मैन पावर के स्किल इंडिया के थ्रू जो है एक लॉट तैयार कर करके एरिया वाइज जो है आइडेंटिफाई करके इनको प्रिपेयर करके भेजना चाहिए। रिमिटेंस जो है 14-15 बिलियन डॉलर यूएई से हर साल आ रहा है, और भी ज्यादा होगा, क्योंकि डेटा तो उतना क्लियर नहीं मिल रहा है हम लोग को, लेकिन जो मिल रहा है वो 3-4 साल पहले का 14-15 बिलियन डॉलर यूएई से आ रहा है। तो ये एक बड़ा, और यूएई जो है अपना जो है विजन 2030, विजन 2040 और 21st सेंचुरी किया है, उसमें जो है वो स्किल्ड और टैलेंटेड वर्कफोर्स को इनवाइट कर रहा है। हाँ, लौटता हूँ आपके पास इन सारे पहलुओं पर और बात करूंगा, लेकिन पहले ज़रा तपस का रुख करता हूँ। तपस, खास तौर पर जो जाकिर हुसैन साहब ने जिक्र किया निवेश का, हम जानते हैं कि जो एफडीआई है या फिर अन्य तरह के निवेश हैं, चाहे हमारे स्टॉक मार्केट से लेकर के जम्मू कश्मीर में यूएई की कंपनियों के द्वारा निवेश की बात हो, स्टॉक मार्केट में निवेश करने में एनआरआई हों, यूएई के लोग हों, उनकी एक बड़ी भूमिका होती है, हम जानते हैं उन चीज़ों को। क्या निवेश को लेकर के भी कोई चर्चा, कोई बातचीत, किसी तरह का कोई समझौता, इस तरह के कोई संकेत मिल रहे हैं इस बार के द्विपक्षीय बातचीत में, द्विपक्षीय मुलाकात में? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। इनफैक्ट मैं जाकिर हुसैन साहब की एक छोटी सी चीज लेके फिर आपके इस क्वेश्चन पे आता हूं। जाकिर हुसैन साहब ने कहा कि आईआईटी दिल्ली का एक सेंटर यहाँ पे खुलने वाला है। आप सोचिए, आज से कुछ सालों पहले तक, लाचन जी आप भी आप सोचिए, हम लोगों के समय में था कि बाहर जाके पढ़िए तो आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी पढ़ाई देखने को मिलेगी। और अब क्या हो रहा है कि हमारी आईआईटी बाहर जा रही है, हमारी आईआईटी बाहर में सेटअप कर रही है, और वो भी यूएई
यूएई को हल्के में लेने की गलती ना करें, क्योंकि यूएई में विश्व के यानी कि जितने भी वर्ल्ड के जो टॉप ऑफ द लाइन जो बिजनेसमैन है वो लोग यहाँ पे करते हैं, क्योंकि जो बैंकिंग जो फाइनेंस है, जो कोर फाइनेंस है, वो लंदन से मतलब यूके से ऑलमोस्ट शिफ्ट होके यूएई आ चुका है। तो यूएई जो है इस वक्त फाइनेंस का हब है, तो सबसे बड़े बड़े जो लोग हैं जो है वो इधर आके रह रहे हैं और उनको चाहिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन। और इनोवेशन टेक्नोलॉजी कहां पे है? भारत में। और आईआईटी दिल्ली उसका एक जीता जागता नमूना है और वो अपना सेंटर यहां पे खोलने वाले हैं और उस पे बहुत जल्दी हमें उस पे इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसी में ही आपको ये इंफॉर्मेशन आएगी। अब आते हैं आपकी बात पे कि निवेश का जैसे 2-3 तरीके हैं निवेश के। पहला है एफआईआई का निवेश, वो ऑलरेडी बहुत हाई है जो यूएई की तरफ से। एफडीआई भी हम देखें तो भी बहुत हाई है। इनफैक्ट अगर हम बात करें भारत यूएई और इंडिया की जो वाणिज्य संबंधों की, तो आफ्टर यूएस एंड चाइना तीसरा सबसे बड़ा यूएई का जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो इंडिया है। और ऐसा नहीं कि जैसे इंडिया के चाइना, इंडिया यूएस के साथ एक लॉपसाइडेड ट्रेड जो होता है, खासतौर इंडिया चाइना और बाकी चाइना के साथ दूसरे कंट्रीज का एक लॉपसाइडेड ट्रेड होता है, वो नहीं है। ये द्विपक्षीय ट्रेड है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। और जैसे मैंने कहा, हमने पहले कहा कि ऑयल बहुत बड़ा इंपैक्ट है, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा अब धीरे धीरे बात हो रही है सर्विसेज पे। सर्विसेज कैसे इंप्रूव किया है, सर्विसेज में कैसे बात की जाए। एक जो हमें बताया जा रहा है कि यूएई की जो कंपनीज है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, टाटास और बाकी जो कंपनीज है जो रिन्यूएबल में काम कर रही है, उन पे भी बहुत पैसा लगा रही है। स्टार्टअप में यूएई का बहुत ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है। जो हमारे भारत में जो यूनिकॉर्न्स बढ़ रहे हैं इतने, उसमें भी यूएई अपना पैसा लगा रहा है। क्यों? उसका रीजन है हमारे पास इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, यूएई के पास फाइनेंसेस है। ये दोनों मिल जाए तो ये दोनों देश जो है ये विश्व को एक नई राह दिखा सकते हैं। और यही वो रीजन है कि हम दोनों ये जो दोनों देश हैं ये परस्पर एक दूसरे के साथ बात करें। अगर हम बार बार बात कर रहे हैं, ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, एक जमाना था कि जब वो बाइपोलर था, लेकिन अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है। मल्टीपोलर वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें चलती है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसमें फाइनेंस से लेके डिप्लोमेसी से लेके जो न्यू एनर्जी है, ये सब चीजें मैटर करती है। और ये सब चीजें इस वक्त भारत और यूएई उस पर्याय पे पहुंच चुके हैं जहां से वो दूसरे देशों का भी एक तरह से नेतृत्व कर सकते हैं। बहुत सारे जो ग्लोबल साउथ है, वो ग्लोबल साउथ भारत और यूएई की तरफ आंख उठा के देख रहा है कि आप हमारा नेतृत्व करें। आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप हमारा नेतृत्व करें, क्योंकि उनकी आवाज वर्ल्ड फोरम पे नहीं सुनी जाती है। और यही रीजन है कि इनको भारत और यूएई दोनों एक साथ परस्पर काम कर रहे हैं। जब हम बात करें कितने बिलियन डॉलर्स की, अब जैसे मैंने कहा पहले कि करीब $100 बिलियन का एक टारगेट रखा गया है और 2030 तक नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में $100 बिलियन मतलब कम नहीं है, मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट हम बात कर रहे हैं। और $100 बिलियन अगर अचीव करता है, और जो हमारा मानना है कि बहुत संभव है अचीव करना नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट में। मैं पेट्रोलियम की बात नहीं कर, पेट्रोल और पेट्रोल रिलेटेड प्रोडक्ट्स में तो ऑलरेडी हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट $80 बिलियन का है। जो सेपा बनाया गया था, जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो एग्रीमेंट बनाया गया था, वो एक तरह से एक नई एक मिसाल दे रहा है, एक नया मील का पत्थर साबित हो रहा है, जहां पे जो दोनों देशों की कंपनीज हैं दोनों इसमें काम करेंगे। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने जिक्र किया यूपीआई का, शायद एक ऐसा भी सिस्टम आ सकता है जहां पे दिरहम और रुपी, ये दोनों जो करेंसीज हैं, इसमें भी शायद ट्रेड हो सकता है। क्योंकि दिक्कत होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो और अभी जैसे वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें कौन सा करेंसी यूज किया जाए, कौन सा करेंसी नहीं यूज किया जाए, तो ये दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा मॉड्यूल लेके आए कि करेंसी में भी ट्रेडिंग हो सके। और दूसरी चीज है कि अगर किसी को पैसा, जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एनईएफटी, इस तरीके की चीजें ट्रांसफर करने के लिए पैसे, राइट। अब इंटरनेशनल अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आप कैसे करते हैं? एक सिस्टम होता है जो यूरोपियन सिस्टम है, बेसिकली यूरोपियन एंड अमेरिका का एक वो सिस्टम है, एक पोर्टल, एक उसके थ्रू से आपको जाना पड़ता है और उसमें दिक्कत हो सकती है। तो अब शायद एक ऐसा मॉड्यूल, एक ऐसा तरीका लेके आया जा सकता है कि भारत के लोग अगर यूएई में निवेश करना चाहे, पैसे के साथ पैसा देना भेजना चाहे, तो वो शायद बहुत ही सीमलेसली हो जाएगा। यानी कि फिनटेक के क्षेत्र में आपको लगता है कि ये एक बड़ा समझौता हो सकता है दोनों देशों के बीच।
और बड़ा समय हो सकता है। जी बिल्कुल, हम आप दोनों के पास आएंगे, लेकिन उसके पहले देखें ये तस्वीरें जो है, ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और ये दरअसल COP28 और ग्रुप CEO ऑफ अबू धाबी नेशनल के साथ प्रधानमंत्री की ये बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP28 और ग्रुप CEO ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर से ये मुलाकात की है। इस बैठक का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में संबंध को मजबूत करना और सहयोग के नए अवसरों की तलाश करना है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP28 और ग्रुप CEO ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के UAE दौरे के दौरान की ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये मुलाकात COP28 और ग्रुप CEO ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात ख़ास तौर पर जो जलवायु परिवर्तन को लेकर उठाए जा रहे कदमों को लेकर, जैसा हम जानते हैं कि COP28 जो है उसकी अध्यक्षता UAE के पास है इस समय और G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। तो इस मायने में भी दोनों देशों के बीच एक दूसरे को सहयोग देने को लेकर सहमति है। तो COP28 और ग्रुप CEO ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मुलाकात की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का UAE का ये दौरा संक्षिप्त दौरा है, लेकिन पावर पैक्ड कार्यक्रम है उनका और इसी कार्यक्रम के तहत ये मुलाकात प्रधानमंत्री ने की है COP28 और ग्रुप CEO ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष से। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं उनसे भी मुलाकात का कार्यक्रम है। जो ये तस्वीरें हैं ये COP28 और ग्रुप CEO ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष से मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की मुलाकात की COP28 और ग्रुप CEO ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष से जो उन्होंने मुलाकात की है, उसी की तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। और बहुत ही अहम, ख़ास तौर पर जलवायु परिवर्तन पर जो उठाए गए कदम हैं भारत की तरफ से, जिस तरह भारत ने बढ़ चढ़कर कदम उठाया है और COP28 की अध्यक्षता, जैसा कि मैंने बताया कि UAE के पास ही है, तो ये मुलाकात जो है ये काफ़ी अहम। और UAE के एक दिन के दौरे पर अबू धाबी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक तौर पर स्वागत किया गया। इस दौरान UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नाहयान भी मौजूद रहे और PM मोदी को इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। PM मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों को नए आयाम देने वाली है। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है, जिससे विकास के कई रास्ते खुलेंगे। भारत UAE व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है और प्रधानमंत्री की ये यात्रा ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, खाद्य सुरक्षा, फिनटेक, रक्षा और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसे आगे बढ़ाने के साधनों की पहचान करने का अवसर है कि किन किन मुद्दों पर दोनों देश और आगे बढ़कर संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। ये जो औपचारिक स्वागत प्रधानमंत्री का
आधिकारिक तौर पर जो स्वागत किया गया उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आबू धाबी में आधिकारिक स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर देने के साथ प्रधानमंत्री का ये स्वागत, और साथ में यूएई के राष्ट्रपति मौजूद हैं और भारत के एनएसए भी दिख रहे हैं, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और तमाम जो अधिकारी हैं भारत की तरफ से वो भी दिख रहे हैं। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह गले लगाकर दोनों नेताओं ने गर्मजोशी दिखाई, और ख़ास तौर पर जो यूएई के राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से ये स्वागत की गर्मजोशी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, और ये आधिकारिक तौर पर स्वागत की तस्वीरें, आधिकारिक तौर पर स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आबू धाबी में। तो ये तस्वीरें आप अपने जो टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर पहुंचे थे, तो उसके बाद ये आधिकारिक स्वागत का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में किया गया। प्रधानमंत्री का ये एक दिन का ही दौरा है, संक्षिप्त दौरा है, और इस दौरान ये आधिकारिक स्वागत, और इससे पहले जब प्रधानमंत्री हवाई अड्डे पर पहुंचे थे यूएई, तो वहाँ पर भी यूएई के राष्ट्रपति खुद गए थे स्वागत करने के लिए, और ये आधिकारिक स्वागत की तस्वीरें हैं। शेख मोहम्मद जायद अल नहयान जो राष्ट्रपति हैं यूएई के, वो एयरपोर्ट पर भी गए थे और यहाँ पर भी उन्होंने आधिकारिक तौर पर स्वागत किया। तो पीएम मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों को नया आयाम देने वाली है। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है, और ख़ास तौर पर अगर कुछ क्षेत्रों का हम जिक्र करें तो ऊर्जा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य देखभाल है, खाद्य सुरक्षा है, फिनटेक है, रक्षा है और संस्कृति जैसे क्षेत्र हैं जिसमें दोनों देशों के बीच अपार संभावनाएं हैं। पहले से भी संबंध काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन उसको और ज़्यादा मजबूती दी जा सकती है बातचीत के ज़रिए, द्विपक्षीय बातचीत के ज़रिए, द्विपक्षीय समझौतों के ज़रिए। और अब से कुछ ही देर बाद वो जो द्विपक्षीय मुलाकात है, आधिकारिक तौर पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत है, वो भी होनी है, और उससे पहले ये आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत आबू धाबी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर देने के साथ ये स्वागत हुआ था। वही तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर। और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री की जो मुलाकातें होनी हैं, द्विपक्षीय मुलाकात, प्रतिनिधिमंडल स्तर की, ये जिस तरह से रिसीव किया, जिस तरह अगवानी की, गले लगाकर अगवानी की, और भारतीय तिरंगा भी और साथ में यूएई का भी जो वहाँ पर झंडा है उसके साथ प्रधानमंत्री का ये गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत आबू धाबी में। यूएई की यात्रा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, ये 5वीं यात्रा है। इससे भी पता चलता है कि जो अहमियत है, जो प्राथमिकता है दोनों देशों के संबंधों को, वो कितनी प्राथमिकता दी जा रही है भारत की वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तो 5वीं यात्रा है, लेकिन जो पहली यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी वो साल 2015 में अगस्त में की थी, और वो जो 2015 की पहली यात्रा थी वो 34 साल के अंतराल के बाद वो यात्रा की गई थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि साल 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, और साल 2015 में यूएई के दौरे पर वो गए, जो कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 34 साल के बाद ये यात्रा थी। और उसके बाद से
यानी साल 2015 के बाद से बीते 8 सालों में ही प्रधानमंत्री ये 5वीं बार यूएई की यात्रा पर गए हैं। फ्रांस की यात्रा से लौटते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की यात्रा पर गए हैं। और जब बात भारत और यूएई के संबंधों की होती है तो उसके कई आयाम हैं। कई आयामों में व्यापार है, साथ में आयात निर्यात के साथ साथ निवेश है, वाणिज्य व्यापार के साथ में, और इसके साथ ही कुछ रणनीतिक भागीदारी भी है। जिस रणनीतिक भागीदारी का हम जिक्र कर रहे थे कि भारत, फ्रांस और यूएई मिलकर काम कर रहे हैं, इसके साथ ही जैसे हमने जिक्र किया I2U2 का, यानी कि I2 का मतलब इंडिया इसराइल और U2 का मतलब USA और UAE। तो I2U2 का भी जो पार्टनरशिप है वो भी बेहद अहम है। तो ये आधिकारिक स्वागत। और अब हम आपको दिखाते हैं कि जो दोनों देशों के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो सहमति समझौता पत्र पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं, ये देखिए ये तस्वीरें, जिसमें कि दोनों तरफ से जो समझौता पत्र पर हस्ताक्षर और जो दस्तावेज हैं उनके आदान प्रदान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में दोनों पक्षों के द्वारा ये समझौता पत्रों, सहमति पत्रों का आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन इन समझौतों में क्या कुछ खास है, इसकी आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये जानकारी ज़रूर हम आपको पहुंचाएंगे, जिसमें कि औपचारिक तौर पर यह बताया जाएगा कि दोनों देशों ने कौन कौन से क्षेत्रों में समझौते किए हैं आज की बातचीत में, आज की मुलाकात में। लेकिन जैसा कि हम बता रहे थे कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा, फिनटेक, रक्षा, संस्कृति, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी आप पहचान कर सकते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंध रहे हैं और उसमें और अधिक संबंधों को प्रगाढ़ करने की संभावना है, गुंजाइश है। और दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि दोनों देश अपने संबंधों को और अधिक बढ़ा सकते हैं। और हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो समझौते हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं ये जो जिन क्षेत्रों का हम जिक्र कर रहे हैं, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा, फिनटेक, रक्षा और संस्कृति से जुड़े विषय, इस पर कुछ समझौते हो सकते हैं। जहाँ तक आर्थिक संबंधों का मामला है तो दोनों देशों के बीच संबंध जो हैं वो बहुत ही मजबूत हैं। निवेश हो, फिर भारतीय जो उद्यमी हैं, भारतीय कामगार हैं, भारतीय जो उद्योगपति हैं, उनके लिए जैसा कि हमने बताया कि करीब करीब 35 लाख भारतीय, जो कि यूएई की आबादी के हिसाब से अगर आप देखें तो करीब करीब 30-35% वो वहाँ पर हैं, भारतीय मूल के लोग, जो अलग अलग चीज़ों में हैं। तो इससे आर्थिक संबंध, व्यापारिक संबंध जो है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसी संबंधों को लेकर जो नए समझौते हुए हैं, उन्हीं समझौतों की जो फाइलें हैं, जो आधिकारिक पत्र है, उसका ये आदान प्रदान आप देख रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर। और ये आदान प्रदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नहयान हैं, उनकी मौजूदगी में ये आदान प्रदान हो रहे हैं समझौता पत्रों के। तो जैसा कि हमने आपको जानकारी दी थी कि एक दिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा है यूएई की, और फ्रांस से लौटते वक्त प्रधानमंत्री यूएई की यात्रा पर आए हैं। तो यूएई की इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री का आधिकारिक तौर पर स्वागत तो किया ही गया, और उसके बाद फिर ये जो दोनों देशों के बीच समझौते हुए हैं उसको लेकर के ये आधिकारिक तौर पर आदान प्रदान किया जा रहा है अबू धाबी में।
जहाँ तक दोनों देशों के बीच संबंधों और समझौतों का सवाल है, तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसकी पहचान की गई है और जिसके तहत इन समझौतों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये सहमति पत्रों का आदान प्रदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में। और ये दोनों देशों की जो राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नहयान, ये देखिए ये फ्रेंडशिप बैंड जो पहनाया गया है, इसकी तस्वीरें आप ख़ास तौर पर अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नहयान ने ये फ्रेंडशिप बैंड जो पहनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये फ्रेंडशिप बैंड और ये बिल्कुल ये तस्वीरें, कहते हैं कि तस्वीरें भी जो हैं वो 1000 शब्दों के बराबर होती हैं। ये तस्वीरें भी बयां कर रही हैं कि किस तरह से दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री है। और बात जब केमिस्ट्री की है तो भारत और यूएई के बीच भी जो केमिस्ट्री है, पिछले साल ही दोनों देशों के जो राजनयिक संबंध हैं उसने 50 साल पूरे किए हैं। यानी कि अभी अगर देखें तो यूएई के साथ हमारे लगभग 51 साल के संबंध हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये फ्रेंडशिप बैंड पहना करके और दोनों नेता आपस में कुछ बात भी करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नहयान, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नहयान, ये फ्रेंडशिप बैंड, ख़ास तौर पर ये तस्वीरें, और ये तस्वीरें बहुत ही गर्मजोशी से भरी हुई तस्वीरें, जिसमें कि शेख मोहम्मद जायद अल नहयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रेंडशिप बैंड बीवी ने पहना रहे और हाथ मिलाकर गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से बात करते हुए। तो दोनों नेताओं के बीच की ये केमिस्ट्री भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप जो है, जो एक दूसरे से सहयोग की बात है, वो कई क्षेत्रों में मजबूत सहयोग है। और उन क्षेत्रों में मजबूत सहयोग, उसे और मजबूत करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस यूएई के दौरे के दौरान, जब कई समझौतों पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए। आपसे कुछ देर पहले हमने आपको वो समझौता पत्र भी आदान प्रदान दिखाया आपको। और इस समय जो आप देख रहे हैं ये फ्रेंडशिप बैंड, जो कि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो फ्रेंडशिप बैंड पहनाया। ये दोस्ती का प्रतीक, प्रगाढ़ संबंधों का दोनों देशों के बीच ये प्रतीक। तो ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। जी, तो तस्वीरें भी बहुत कुछ कहती हैं और ये तस्वीर अपने आप में उस केमिस्ट्री को बयां कर रही है। हम इस खबर को और प्रधानमंत्री की यूएई यात्रा से जुड़ी खबरों को आप तक बिल्कुल पहुंचाते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। भाई तो मान ही नहीं रही हो। कहा ना, अभी दूसरा बच्चा नहीं करना। क्यों नहीं करना अभी? एक तो घर वालों ने परेशान कर रखा है और ऊपर से तुम समझती नहीं हो। सुनती हो, पप्पू मिला था। पप्पू कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? अरे बच्चों के भविष्य के लिए। कल को बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि 80% मानसिक विकास तो उसका उसी समय होता है। तभी तो माँ बाप उसके साथ खेलते कूदते हैं, बातचीत करते हैं, उसको कहानी सुनाते हैं। ये चाय क्या ठंडी है भाई?
हाँ, दूसरा भी अभी हो गया तो दोनों पे ध्यान कौन देगा? समझ गए चाचा जी। अरे समझ गए, शर्म नहीं आता तुमको? दूसरे के घर का बात सुनते हो? बच्चों में अंतर उनके विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है। तब तक कंडोम का इस्तेमाल हर बार। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। इंग्लैंड जाने का समय आ गया है। पहले पढ़ाई के लिए गया था, अब लड़ाई के लिए जाना होगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने अंग्रेजों से हमारे भारत देश को आजाद कराने की एक बहुत सीधी सी योजना बनाई है। अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये इंडिया हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा। It's time for action. भारत भारतीयों के लिए शीघ्र ही वो दिन आएगा जब हम अपने देश पे अपना ध्वज फहराएंगे। स्वराज में देखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा की महान गाथा। नदियों को पुनर्जीवित करने की चल रही है मुहिम। कहीं भूखे को भोजन देने के हो रहे हैं प्रयास। शिक्षा की ऐसी पहल कि खोल दिया है यूनिफॉर्म और शूज बैंक ही। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री यूएई की यात्रा पर हैं। यूएई में प्रधानमंत्री का वहां पर काफ़ी गर्मजोशी के साथ वहां पर स्वागत किया गया है और यूएई के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में द्विपक्षीय बातचीत भी हो चुकी है। और उस बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच में जो समझौतों का आदान प्रदान होना था वो समझौतों का आदान प्रदान भी हो चुका है। लेकिन कूटनीति की भाषा में जिस तरह से जो गर्मजोशी वहाँ पर दिखाई दे रही थी, इससे ये साफ साबित होता है कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं वो कितने मजबूत हो चुके हैं। हमारे साथ जाकिर हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम तपस भट्टाचार्य के पास चलेंगे। तपस, सबसे पहले मैं ये आपसे चाहूँगा कि क्योंकि अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी तक क्या क्या वहाँ पर हुआ है और किन किन विषयों पर बातचीत हुई है। देखिए, अभी तक हमें इन्फॉर्मेशन उसमें पूरी तरह से नहीं है कि क्या एग्जैक्टली एमओयू साइन किए गए। हमें वेट करना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली एमओयूज का है। लेकिन जो मैं बता सकता हूं कि ज़रूर फिनटेक, क्लाइमेट और फाइनेंस, इन चीज़ों पे ज़रूर बात की है। लेकिन डिटेल्स अभी तक हमारे पास नहीं है, तो इसलिए अभी थोड़ा जल्दी होगा किसी भी चीज़ पे कुछ भी बोलना इस पर। ठीक है तपस, जिस तरह से एक अगर हम डिप्लोमेसी की भाषा में कहें, जिस तरह की गर्मजोशी वहाँ पर दिखाई दे रही थी दोनों नेताओं के बीच में, इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि क्राउन प्रिंस खुद आए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब से 2014 से अगर हम देखें, प्रधानमंत्री का ये 5वां दौरा रहा है। और जिस तरीके से दोनों देशों के बीच एक बॉन्डिंग तैयार हुई है, वो सच में एक तरह से मिसाल हो सकती है बाकी देशों के लिए भी। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो यूएई आए हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूएई में 2014 प्रधानमंत्री आने से पहले करीब 34 साल तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कहता। उस तरीके के जो प्रखर संबंध थे वैसे नहीं थे। लेकिन अब ये 5वां ये दौरा रहा है प्रधानमंत्री का, और हर दौरे में हमने देखा है कि यूएई भारत के थोड़ा हर बार करीब आता रहा है। और अभी भी हमने देखा है कि ये जो एमओयू साइन किए गए हैं उसमें डिटेल आएंगी, लेकिन शायद इसमें कुछ ऐसी डिटेल होगी जो सच में लोगों को चौंका सकती है। खासतौर से मैं वेट कर रहा हूँ फिनटेक फाइनेंस के जो रेल्म है उसमें आईआईटी दिल्ली वो अपना कैंपस खोलने वाला है यूएई में। आप सोचिए, एक भव्य मंदिर
मंदिर, वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा भव्य मंदिर, और मैं शायद ये गलत ना होगा, शायद देश का भी सबसे बड़ा इतना बड़ा मंदिर शायद ही कहीं हो, करीब 27 एकड़ में फैला हुआ होगा वो ये मंदिर, और पुरानी विधि शैली के साथ वो बनाया जाएगा। तो इस तरीके की जो फीलिंग है खासतौर से मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, ये शायद ही देखने को मिले। किसी और कंट्री को इतना तवज्जो दिया शायद ही इतना ज्यादा दिया जाता है। अगर ट्रेड की बात करें, ट्रेड में भी भारत चाइना और यूएस के बाद यूएई का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो अगर हम हर एक जो एस्पेक्ट उठा लीजिए, उन हर एक एस्पेक्ट में भारत यूएई के साथ कंधे से कंधा मिला के, ये ऐसा नहीं है कि कोई बिग ब्रदर का रोल प्ले कर रहा है, कोई छोटे लेवल पे है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों ही इक्वलिटी पे बिलीव कर रहे हैं, दोनों ही कंधे से कंधा मिला के आगे चल रहे हैं, और वही आज भी हमें देखने को मिला। जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, गले मिलकर स्वागत किया क्राउन प्रिंस ने, वो दर्शाता है कि भारत के साथ यूएई कंधे से कंधा लगा के आगे चलना चाहता है। 21वीं सदी में ग्लोबल साउथ का जो आवाज है वो बन के उभरना चाहता है, और वो हो भी क्यों ना। भारत अगर G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है तो यूएई के पास COP28 की प्रेसिडेंसी है। अगर क्लाइमेट चेंज इस वक्त सबसे बड़ा एक पॉइंट है तो वहां पे भारत के साथ यूएई खड़ा है। फाइनेंस के मध्य में भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी, और वहीं पे G20 में भारत की प्रेसिडेंसी है। लेकिन उसके साथ साथ भारत ने यूएई को स्पेशल इनवाइट दिया है यहाँ पे आने के लिए। तो भारत कहीं ना कहीं यूएई को अपना एक नेचुरल पार्टनर मानता है, और वैसा ही यूएई भी मानता है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ये दोनों देश एक नई मिसाल लिख रहे हैं, एक नया भविष्य सिर्फ अपने दोनों कंट्रीज के लिए नहीं बल्कि विश्व की धरोहर को भी एक नया एक मिसाल दे सकते हैं। ठीक है, तापस हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे साथ बने हुए हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर हुसैन, अगर हम यूएई की बात करें तो वहाँ पर हम अबू धाबी की बात कर लें, शारजाह की बात कर लें, या दुबई की बात कर लें, अब हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा लोग इस मुल्क में वहाँ पर रहते हैं। उस लिहाज से देखा जाए तो दोनों नेताओं के बीच में बातचीत और भारत के प्रधानमंत्री की वहाँ पर जो यात्रा है, इसको किस तरह से हम देख सकते हैं? देखिए, एक बहुत ही मैत्रीपूर्ण वातावरण में ये सारी चीजें हो रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 5वीं विजिट है, 8 साल के उसमें जो है 5 बार हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएई से विजिट किए हुए हैं, और सबसे हाईएस्ट अवार्ड भी सब यूएई जो है पहले कंट्री में से कि जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिया, और कई बार जो इंटरनेशनल फोरम पे बुलाया हमारे। और जो अभी दुबई एक्सपो हुआ था उस पे हमारा जो है एक बहुत बड़ा जो है मंच बना, और वो जो ऑल कंट्रीज का मंच हटा दिया गया, हमारे मंच को जो है उसको एक परमानेंट प्लेस दे दिया गया कि इंडिया का जो शो प्लेटफॉर्म होगा, वहाँ पर हमने अपनी जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था थी, मेक इन इंडिया थी, कल्चर थी, सारी चीज़ों को दुनिया के सामने दिखाया। करीब जो है 200 कंट्रीज के लोग आए थे। उस कोविड के ज़माने में इतने लोग आए थे, तो वहाँ पर हमने अपनी सारी धरोहर को, सारी अचीवमेंट्स को, सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, सब कुछ को वहाँ पर दिखाया, दर्शाया। तो यूएई खुद चाहता है कि हिंदुस्तान उसका एक अभिन्न अंग बनकर रहे। और इस विजिट के दौरान जो है, और एक चीज मैं और ये बताना चाहता हूँ कि यूएई जो है अब जो है जीसीसी जैसे कंट्रीज के साथ तो रहेगा, लेकिन वो अपनी फॉरेन पॉलिसी अलग करना चाहता है, इकोनॉमिक पॉलिसी अलग करना चाहता है, क्योंकि उसके गोल्स बहुत बड़े हैं। तो वो बड़ी कंट्री के साथ अपना इंडिपेंडेंट रिलेशन बनाना चाहता है, जैसे कतर ने किया कि वो उसने अपनी सब कुछ अलग कर लिया। तो यूएई भी उसी मार्ग पर जा रहा। तो इस विजिट के दौरान हम ये देख रहे हैं कि 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। नंबर 1 ये है कि ऑयल का, जिस तरीके से अरब कंट्रीज और रशिया ने मिलकर ऑयल के प्राइसेस को रोक रखा है, नीचे नहीं आने दे रहे हैं, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कि अगर ऑयल जो है प्राइसेस अनस्टेबल रहती है। तो इंडिया यूएई के साथ ऑयल के समझौते में कुछ ऐसा जो है डेवलपमेंट होगा जिसमें जो दोनों कंट्रीज जो है अपनी रणनीति तय कर सकती हैं, क्योंकि यूएई का और सऊदी अरब के साथ जो है संबंध उतने अच्छे नहीं हैं ऑयल के
प्रोडक्शन को लेके, क्योंकि यूएई का जो है कोटा जो है वो कम हो जाता है जब ओपेक के साथ रहता है, लेकिन यूएई जिस हिसाब से अपनी कंट्री को डाइवर्सिफाई कर रहा है उसको पैसा चाहिए, तो इंडिया जैसी थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज के साथ वो एक इंडिपेंडेंट ऑयल पॉलिसी बनाना चाहेगा और ये हमारे लिए काफी अच्छा होगा। दूसरा जो है ग्रीन हाइड्रोजन में भी हमारा कॉर्पोरेशन बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी जो है यूएई हमारे साथ बिल्कुल क्लोज होकर काम कर रहा है, क्योंकि ये साफ और क्लीन एनर्जी का एक द्योतक है। 2028 में जो है टॉप में यूएई ये दर्शाना चाहता है कि हम अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की तरह नहीं, हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की तरह नहीं है, बल्कि हम इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन के थ्रू अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फिनटेक, जिसमें अगर हम सही हैं तो उसमें आरबीआई के प्रेसिडेंट शायद मसौदा एक्सचेंज कर रहे हैं, अगर वही है तो फिनटेक एक बड़ा रोल अदा करेगा। इसमें जो है लोकल करेंसी में ट्रेड पेमेंट की बात बिल्कुल जायज है, क्योंकि इस वक्त जिस हिसाब से मल्टीपोलर वर्ल्ड में डॉक्टर हुसैन हमारे साथ वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ अनिल त्रिगुनायत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत को जारी रखेंगे, आप भी हमारे साथ बने रहिए। अनिल जी, प्रधानमंत्री की जो फ्रांस के बाद अब यूएई की यात्रा है, वहाँ पर जिस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ है और उसके अलावा अभी दोनों मुल्कों के बीच में वहाँ पर बातचीत भी हो गई है, कुछ समझौते भी हुए हैं, वो जानकारी अभी हमारे पास आनी बाकी है, लेकिन काफ़ी गर्मजोशी वहाँ पर दोनों मुल्कों के बीच में दिख रही थी। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मायने रखता है यूएई भारत के लिए और भारत यूएई के लिए? नमस्कार। देखिए, यूएई जो है इस वक्त जैसे बोलते हैं कि स्ट्रेटेजिक पिवट वेस्ट एशिया में भारत के लिए है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में आए तो उससे पहले सबसे पहला जो वेस्ट एशिया में मुल्क था वहाँ विजिट किया उन्होंने यूएई में, और उसके बाद का आपको पता ही है कि यूएई 5वीं बार अब वो गए हैं इस बार। और वो इससे एक तो चीज साबित ये होती है कि प्रधानमंत्री वहां पर जो हमारे रिलेशनशिप ऑलरेडी कंप्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनके साथ है, और इसका मतलब यह है कि डिफेंस और सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, और भी ज़्यादा बढ़ेगा। ऑयल एनर्जी सिक्योरिटी में यूएई काफ़ी बड़ा रोल अदा करता है, 3rd नंबर पे हमको ऑयल सप्लाई कर रहे हैं वो। और उसके बाद दूसरी चीज़ यह है कि जो भारत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं या रिफाइनरीज वगैरह में, उसमें उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तो एनर्जी सिक्योरिटी में मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी तरह से हमारी इनकी कोलैबोरेशन यूएई के साथ में और भी बाकी इराक और सऊदी अरेबिया के साथ है। लेकिन उसके अलावा जो एक दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि इनको भी कंट्री को फूड सिक्योरिटी की बड़ी आवश्यकता है, और ये रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो भी मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं इन सबको एक फूड के बारे में काफी बड़ी समस्या हुई। तो उसके चलते जो आपको पता होगा एक I2U2 करके एक हमारा एक 4 कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, और उसमें यूएई $2 बिलियन फूड कॉरिडोर्स इंडिया में डेवलप करने के लिए लगाए हैं, जिससे ग्रोथ होगा। तीसरा ये है कि कंट्रीज यूएई और इंडिया और शायद इजराइल या फ्रांस मिलकर के अफ्रीका या दूसरे मुल्कों में साथ साथ काम कर सकते हैं। तो उसके अलावा आपने देखा कि जैसे COP28 यूएई जो क्लाइमेट चेंज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स है उसको होस्ट कर रहा है, इस बार उसकी प्रेसिडेंसी है। तो प्रधानमंत्री मोदी की ये जो विजिट है इस वक्त, और आपको मालूम है कि वहाँ पे जो चूंकि वहाँ के एडनॉक के चेयरमैन जो हैं वो उसके चेयरमैन बनाए गए हैं, तो उसके बारे में काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज में क्रिटिसिज्म हुआ था कि भाई हाँ एक ऑयल मेजर का जो चेयरमैन है किस तरह हो सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी की ये विजिट ये बताती है कि हम पूरी तरह से यूएई की प्रेसिडेंसी के साथ हैं, उसको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज ये है कि जहां तक रही बात आपकी G20 प्रेसिडेंसी की, तो यूएई, ओमान और इजिप्ट, सऊदी अरेबिया तो ऑलरेडी G20 का पार्ट है। इन तीनों मुल्कों को भारत ने एक स्पेशल इनवाइटी के रूप में G20 समिट के लिए बुलाया है, और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ये जो इनविटेशन है वो शेख जायद को दोबारा से दिया होगा या देंगे, और वो उनको वो वहां पे आएंगे। तो समझ लीजिए आपके यूएई पूरी तरह भारत के साथ खड़ा है। और एक सबसे स्ट्रेटेजिक चीज जो हमारी रिलेशनशिप की है कि काउंटर टेररिज्म, उसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर हमें किसी गल्फ कंट्रीज का मिला है तो वो यूएई से मिला है। चाहे वो हमारे जो भगोड़े थे, ऑफेंडर्स हैं, क्राइम, उनको जल्दी से वापस भेजने की बात हो तो वो उन्होंने किया।
या फिर इस तरह की जैसे पाकिस्तान OIC वगैरह में वो सब करता है, तो पाकिस्तान को कंट्रोल करने की बात हो वो करते हैं, चाहे आर्टिकल 370 हो या जम्मू कश्मीर के बारे में है, उनका नजरिया जो है वो भारत के नजरिए से बहुत मिलता जुलता है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा फैक्टर है। चैलेंजेस रिलेशनशिप में हर एक में होते हैं, इसमें भी होंगे, लेकिन यह है कि दोनों देशों के अंदर काफी इस वक्त समानता है और कॉम्प्लीमेंटैरिटीज है। आप सोच सकते हैं कि जो हम ये UAE हमारा 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इस वक्त और 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि हमने जैसे ही ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाने शुरू किए, साइन करने सबसे पहला वाला हमने ये कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 88 दिनों में फाइनलाइज करके UAE के साथ में किया। इससे दर्शाता है कि कितना बड़ा ट्रस्ट आपके बीच में है। तो मैं ये समझता हूं कि ये हमारा एक जिसको कहते हैं बहुत ट्रस्टेड पार्टनर है, और ये ट्राइलेटरल जो फ्रांस, UAE और इंडिया के बीच में है उसका भी काफी फ्यूचर है, इंडो पैसिफिक के लिए और इंडियन ओशन के। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर हुसैन, अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ये बार बार कहते रहे हैं कि भारत के अंदर एक युवा फोर्स, एक स्किल्ड फोर्स तैयार हो रही है, और हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग UAE की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अगर हम देखें तो अन्य मुल्कों के लोग भी वहाँ पर हैं, पाकिस्तान के हैं, दूसरे देशों के लोग हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लोग सबसे ज़्यादा वहाँ पर मौजूद हैं। तो सर्विस सेक्टर के लिहाज से ये बातचीत किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, हमने कम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में सर्विस को इंक्लूड किया है, इसीलिए वो कम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। ये पहली बार जो है मोदी गवर्नमेंट में पहली बार ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, और इसमें हमने 16 सर्विसेज को इंक्लूड किया है, जिसमें तमाम तरीके की सर्विसेज आपके ऑडिटिंग है, ये है, IT है, डॉक्टर है, सारी चीज़ें आ जा रही हैं। और ये UAE के अपने जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उसमें वो चाहता है कि एक्सपर्टीज को वहाँ इंक्लूड करके एज ए बेस बना के वर्ल्ड में वो सर्विसेज एक्सपोर्ट करे। और साथ ही साथ जो है वो IIT का जो कैंपस खोल रहा है, लोकेशन जो है आइडेंटिफाई कर रही है, उसके साथ ही साथ जो है बनारस में जो है DP वर्ल्ड के साथ मिलकर एक यूथ का ट्रेनिंग सेंटर खोला जा रहा है, ताकि जो है मैरीटाइम ट्रेड के लिए जो वहाँ पर स्टाफ मिले। तो इंडिया का जो यूथ है जो करीब 200-300 मिलियन है, उसको UAE जो है बहुत ही ल्यूक्रेटिव वे में देख रहा है, और UAE सर्विसेज ट्रेड को भी बढ़ाना चाहता है। तो इंडिया जो है एक तरीके से कहिए कि मतलब उसकी जो प्लानिंग है उसके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने, और हमारे लिए ये बेहतर है कि हम वहाँ पे जाएंगे, नया नया एक्सपीरियंस खोलेंगे, और हमने जो है सर्विस ब्रिजेस बना रखे हैं, जिसमें जो है हमारे यूथ वहाँ अपना टैलेंट दिखाएंगे, और अगर वो टैलेंट जो है मार्केट के इक्वल हो जाएगा तो उसको जो है उसको UAE जो है प्रमोट करेगा। तो इस फील्ड में, सर्विस के फील्ड में बहुत कुछ हो रहा है। हम अभी सिर्फ मर्चेंडाइज पर फोकस किए हैं, लेकिन नया आयाम जो खुला है वो सर्विस का खुला हुआ है। हमारे यूथ को बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने कहा ना कि उनकी इकोनॉमी जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रही है। हमें जो है एक खास प्लेटफॉर्म बना के स्किल इंडिया में UAE जैसे इन्वेस्ट इंडिया में UAE डेस्क है, उसी तरीके से स्किल इंडिया में एक UAE स्किल डेस्क बनानी चाहिए, और उसके हिसाब से हमें अपने यूथ को नर्चर करके, ट्रेन करके वहां भेजना चाहिए। वहां से वो पूरी दुनिया में जाएंगे। तो ये एक बड़ा नया आयाम मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेना चाहिए कि स्किल इंडिया में एक UAE स्किल डेस्क खोला जाए, क्योंकि ये UAE एक ऐसी कंट्री है जो कि कोई भी नई चीज होती है उसको बड़ी तेजी से आत्मसात करती है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक पूरी मिनिस्ट्री बना दिया उसने, ये कि लोग वर्ल्ड सोचते ही रह गया है उसको, और स्पेस टूरिज्म को इतना ज्यादा प्रमोट उसने करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया है। उसने जो है सैटेलाइट, मिडिल ईस्ट में सबसे हाईएस्ट जो है, सबसे आगे जो है मुल्क वही है। हमारे बहुत से इसरो के जो रिटायर्ड लोग हैं वहां पे जाके उसके यान को, उसके सब चीजों को डेवलप कर रहे हैं। UAE का भी प्लान जो है आगे जो है आने वाले 10 साल में मून प्रोग्राम और सब सारी चीजें हैं। तो ये दोनों मिल के काम करने की है। IT का वो हब बनना चाहता है, और वहां पर $3.5 मिलियन जो है 35 लाख जो भारतीय हैं उनके जो बच्चे हैं उनको वो चाहता है कि वो बाहर ना जाएं बल्कि वहीं रहें। IT के अलावा जो है बहुत सी यूनिवर्सिटी के साथ उसने जो है एग्रीमेंट किया कि यहाँ के प्रोफेसर की जब छुट्टी हो वहां जाके वो पढ़ाना शुरू कर दे, और तमाम तरीके का बहुत ही क्या कहते हैं एजुकेशन एज ए सेकेंड। अभी पिछले साल जो रिपोर्ट आई थी USA के बाद जो है UAE जो है सबसे ज्यादा स्टूडेंट को अट्रैक्ट कर रहा है वहां पर। तो वो मिडिल ईस्ट का एक पूरा एजुकेशन हब बनना चाहता है, जिससे कि हमारे प्रोफेसर, हमारे टैलेंट, हमारे यूथ
जो मिडिल ईस्ट को एजुकेट करने में काफी मदद देंगे और इससे सर्विसेज भी होगी और इसके थ्रू जो है ई कॉमर्स भी यूएई जो है एक क्या कहते हैं कि लीडर ऑफ ई कॉमर्स इन द रीजन है, मिडिल ईस्ट में है, तो वो भी प्रमोट करने के लिए पूरी तरीके से हो रहा है। तो यूएई जो सर्विस सेक्टर है एक नया सेक्टर है जिसको हमें और प्रमोट करने की जरूरत है, जो जिसका हमारा टारगेट जो है $300 बिलियन सर्विस एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है और 2030 तक हम $20 बिलियन की सर्विस एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसा सीपा में प्लान किया गया है और इसे अचीव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो दोनों देशों के सामने जो पोटेंशियल है उसको देखते हुए। ठीक है अनिल जी, एक भारत की एक चिंता वो हमेशा बनी रहती है, वो चिंता है आतंकवाद को लेकर के, वो चिंता है कट्टरवाद को लेकर के, और प्रधानमंत्री मोदी जिस भी देश में जाते हैं इन दोनों विषयों को वहाँ पर ज़रूर उठाते हैं। और अगर मिडिल ईस्ट की हम बात करें तो यूएई एक ऐसा देश है जिसने हाल के वर्षों में हमने देखा है कि वो आतंकवाद और ये जो रेडिकलाइजेशन है, कट्टरवाद है, इसके खिलाफ दिखा है। तो ऐसे में दोनों मुल्कों के बीच में साझेदारी, दोनों मुल्कों के जो टॉप लीडरशिप है उनके बीच में बातचीत, इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन जो है वो इंडिया और यूएई के बीच में एक बहुत बड़ा पिवट है। उसके बारे में मैंने पहले भी कहा कि वो कोलैबोरेशन हमारा उनके साथ बहुत ज्यादा है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि जितने भी अब तक के ऑफेंडर्स बाहर यूएई से सबसे ज्यादा हमारे पास आए वापस, जो भी डिफरेंट स्कैम्स वगैरह में लोग थे, तो यूएई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाता, फटाक से उसको वापस भेज देता है, क्योंकि वो समझता है कि ये भारत के नेशनल इंटरेस्ट की बात है। दूसरी बात, जहां तक पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं उनके ऊपर भी प्रेशर बनाना ताकि वो टेररिज्म को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी भारत के खिलाफ ना यूज कर सकें, उसको ओआईसी वगैरह ऑर्गेनाइजेशन में जस्टिफाई ना कर सकें, तो ये सब यूएई के बीच में जो बातचीत हुई है उसको लेकर के जॉइंट स्टेटमेंट सामने आया है, तो दर्शकों को हम वो दिखाना चाहते हैं। उसमें लिखा ही होगा। बिल्कुल अनिल जी, 1 मिनट आपको। जी 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 हाँ। अभी मैं आकर और आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं अपने दूसरे घर और वो भाव मुझे हमेशा प्यार और अपनापन हमेशा यहाँ मिला है। जिस गर्मजोशी से आपने मेरा और मेरे डेलीगेशन का स्वागत किया, इसके लिए मैं हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले वर्ष मेरी यात्रा के दौरान आप स्वयं एयरपोर्ट पर मुझसे मिलने आए थे। आपने जो सम्मान दिया, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा अपनेपन का कोई सबूत नहीं हो सकता। एक भाई का भाई से मिलना इतना सहज, ये मेरे लिए हमेशा हमेशा हृदय को छूने वाला रहा है। मुझे आपसे हमेशा एक भाई की तरह प्यार मिला है, अपने को का प्यार मिला है, और वो मेरे व्यक्तिगत जीवन की भी बहुत बड़ी अमानत है। हर मुलाकात में मैंने भारत के प्रति आपके स्नेह और निजी प्रतिबद्धता को महसूस किया है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से हमारे संबंधों का विस्तार हुआ है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपकी विजनरी और बहुत क्लियर थिंकिंग ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से भारत का हर व्यक्ति आपको एक सच्चे मित्र के रूप में देखता है। COP28 की भरसक तैयारियां आपके नेतृत्व में चल रही है। मैं आपके निमंत्रण के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ और मेरे लिए यहाँ आने का मैं मौका ही ढूंढता रहता हूँ। और ये COP20 में भी मैंने मन बना लिया है, मैं बिल्कुल आपके बीच में रहूंगा और मेरे लिए जो भी अपेक्षा हो, भारत का एक कमिटमेंट है, क्योंकि दुनिया में इतने बड़े संकट को हम जैसे दोस्त ज्यादा समझते हैं और इस
इसलिए हम सब मिलकर के उसके रास्ते भी खोज सकते हैं। हमारा आर्थिक सहयोग भी निरंतर प्रगति हो रही है। पिछले वर्ष फरवरी में हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। हमने इस ऐतिहासिक समझौते पर मात्र 3 महीने में रिकॉर्ड समय पर सहमत हुए। ये आपके क्लैरिटी और कमिटमेंट की बिना संभव ही नहीं, और इसके लिए मैं आपका जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम। इस समझौते के बाद एक साल में हमारे द्विपक्षीय व्यापार में 20% की वृद्धि हुई। ये और हमने पहली बार $85 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है, और जल्दी ही हम $100 बिलियन का लक्ष्य भी हासिल करेंगे। और मैं तो चाहता हूं कि G20 के पहले हम एक बार इस लैंडमार्क को पार कर सकते हैं क्या? अगर हम तय करें तो कर सकते हैं। और इससे दोनों देशों के बीच निवेश के लिए भी नए अवसर उत्पन्न हुए। यूएई का भारत में सबसे सबसे बड़ा इन्वेस्टर देश है। यूएई की कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, स्टार्टअप जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में भारत में निवेश कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि भारत का आज का स्टार्टअप वो कल का यूनिकॉर्न है, उसकी गारंटी। अरे पर यूनिकॉर्न बना तो देश दुनिया की इकोनॉमी को टेक्नोलॉजी की दुनिया में नए तरीके से लीड करने वाला है, और उसमें आपका सहयोग एक बहुत बड़ा मजबूत फाउंडेशन तैयार कर रहा है। इंडिया के द्वारा गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना ऑफिस बनाने के लिए हमने हमारे बजट में विशेष प्रावधान रखा है। हम गिफ्ट सिटी में डाटा एम्बेसी खोलने के आपके प्रस्ताव का भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और मुझे लगता है कि डिजिटल एम्बेसी, डेटा एम्बेसी अपने आप में एक पाथ ब्रेकिंग व्यवस्था विकसित होगी। वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार हम अपना सहयोग और मजबूत करने के लिए नए इनिशिएटिव ले रहे हैं। दोनों देशों की करेंसीज में ट्रेड सेटलमेंट के लिए आज किया जा रहा एग्रीमेंट हमारे मजबूत आर्थिक सहयोग और आपसी विश्वास को दर्शाता है। और इसका महत्व कितना है कि आज हमारे आरबीआई के गवर्नर भी यहाँ मौजूद है, हमारी फेडरल बैंक के चीफ का यहाँ आना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। इससे आपसी व्यापार और निवेश को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। और मैं मानता हूं कि पोस्ट कोविड एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शेप ले रहा है। ये घटना भी इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को शेप देने का निमित्त बनेगी, ऐसा मैं देख रहा हूं। हम भारत के यूपीआई और यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ने पर बनी सहमति का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमें खुशी है कि सेंट्रल बैंक के मैसेजिंग सिस्टम को भी जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। रुपे कार्ड को भी यूएई में लॉन्च करने पर कार्य बढ़ाया जाएगा। यह हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी में मजबूत सहयोग का जीवंत उदाहरण है। ऐसे भिन्न सहयोग हमारे संबंधों को यूनिक बनाते हैं, और उसमें आपके नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं फिर एक बार इस गर्व और जोश से स्वागत के लिए और इतने कम समय में इतने महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए आपका हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे। वो मुलाकात के बाद उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया है, उस वक्तव्य से तकरीबन ये साफ हो गया है कि दोनों मुल्कों में किस तरह की नज़दीकियां लगातार बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रुपे कार्ड को भी यूएई में लॉन्च करने की तैयारियां चल रही हैं। साथ ही साथ यूएई और भारत का जो यूपीआई सिस्टम है उसको आपस में जोड़ने की तैयारी चल रही है।
दोनों देशों की करेंसी में किस तरह से ट्रेड किया जाए उसके संबंध में एक सिस्टम डेवलप करने को लेकर के बातचीत चल रही है। ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। यूएई गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपनी एम्बेसी खोलना चाहता है, तो वो प्रधानमंत्री ने उसका स्वागत किया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, स्टार्टअप, इन सब में यूएई निवेश जो यूएई का है वो लगातार निवेश आगे बढ़े, ये प्रधानमंत्री ने वहाँ पर आशा भी जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच में जब से कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक ट्रीटी एग्रीमेंट ये साइन हुआ है तब से 20% दोनों देशों के बीच में ट्रेड बढ़ चुका है, ये प्रधानमंत्री की ओर से बताया गया। और खासकर प्रधानमंत्री ने कहा कि COP28 की जो अध्यक्षता यूएई को मिली है, प्रधानमंत्री ने कहा कि वो उसमें शामिल होने की अभी से पूरी तरह से आशा कर रहे हैं, पूरी तरह उसमें शामिल होने के लिए वो तैयार हैं, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या दुनिया की है, इसमें भारत और यूएई जैसे मुल्क ही इससे निपट सकते हैं। हमारे साथ दो विशेष मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं और क्योंकि अब प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य भी दिया है तो उनसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अनिल तिरगुनायत जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ हैं। अनिल जी, आपने प्रधानमंत्री को सुना और क्या कुछ लगा आपको इसको सुनने के बाद? देखिए, इससे सबसे बड़ी बात ये लगती है कि दोनों के बीच किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है और किस तरह की ट्रस्ट है। और जब हम बात करते हैं फिनटेक के बारे में या हम रुपी रियाल ट्रेड के बारे में बात करते हैं या चेंजिंग ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल आर्किटेक्चर डेवलप होने वाला है उसमें की बात करते हैं, तो उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी अच्छी तरह हिंट किया। दूसरा, चैलेंजेस के बारे में, क्लाइमेट चेंज जो है सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त दुनिया के सामने, तो उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी अच्छी तरह से उनको सपोर्ट किया, उनके COP28 की अध्यक्षता को। तो मैं ये समझता हूं कि जो प्रधानमंत्री के जो वक्तव्य है या जो उनका ओपनिंग रिमार्क है उससे बड़ा क्लियरली पता लगता है कि किस तरह की हम इस रिलेशनशिप को समझते हैं, किस तरह इसके साथ में हम फायदा उठाना, म्यूचुअल बेनिफिट्स जो कहते हैं दोनों देशों का उसमें हो सकता है। और यूएई भी ये देखता है कि भारत में उनको इन्वेस्ट करने का कितना बड़ा फायदा है। तो ये एक म्यूचुअली विन विन काइंड ऑफ पार्टनरशिप है दोनों के बीच में। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी किस तरह डिजिटल टेक्नोलॉजीज भारत में यूज हो रही हैं, तो उस सब के बारे में जिस तरह उन्होंने बताया, तो ये यूपीआई इटसेल्फ वो इतना बड़ा एक पटल है जो सब जगह जा रहा है। दुनिया के काफी देश जो है इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग फ्रांस। अभी आप सोचिए डेवलप्ड कंट्रीज में भी ये होने लगा है। तो उससे अंदाजा लगता है कि किस तरह से भारत एक अपना ही एक स्थान बना रहा है जहां तक ये फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की बात है। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर हुसैन जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हुसैन, ये जिस तरह से रुपे कार्ड को वहां पर लॉन्च करने की तैयारी चल रही है, साथ ही साथ दोनों देशों का जो यूपीआई सिस्टम है उसको जोड़ने की तैयारी चल रही है, दोनों देशों की करेंसी में आपस में किस तरह से ट्रेड हो सकता है, इस बातचीत को आगे बढ़ाने की तैयारी चल रही है, तो ये कितना मायने रखता है, ये जो नजदीकी है लगातार बढ़ रही है? देखिए, आज के परिवेश में जो इंटरनेशनल परिवेश है, जिस तरीके से मल्टीपोलर वर्ल्ड एक तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जो है डॉलर का जो विपनाइजेशन हो रहा है, डॉलर को एक विपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको देखते हुए ये चीजें बहुत ही अहमियत रखती हैं। अगर ये चीजें हिंदुस्तान और यूएई नहीं करता है तो उसका ट्रेड कहीं ना कहीं, उसका इंटरैक्शन, उसका फाइनेंशियल कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा। तो यह वक्त की मांग है, इसलिए। और 35 लाख इंडियन है, इनके पेमेंट का इश्यू भी सामने आ रहा है। रुपये और जो डिजिटल ट्रेड का एक सेपरेट कॉलम, एक सेपरेट चैप्टर है सीपा में, कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक्ट में पहली बार जो है डिजिटल ट्रेड की बात की गई है, तो डिजिटल करेंसी की बात भी है इसमें। तो ये बिना दोनों कंट्रीज के लोकल करेंसीज में पेमेंट का सिस्टम इवॉल्व करने पे नहीं हो पाएगा। इसके लिए इनको एक वेक्टर तैयार करना पड़ेगा डॉलर से हट के। तो ये डॉलर से हट के एक वेक्टर तैयार करेंगे जिसमें दोनों करेंसीज जो है अपनी वैल्यू को फिक्स करेंगे और फिर जो है ट्रेड होगा। जैसा कि हमारे जो है फॉरेन पॉलिसी ट्रेड 2023 में जो है हमने एक ऑब्जेक्टिव रखा है कि रूपी को इंटरनेशनल करेंसी के लेवल तक ले जाना है, जिसमें अपने ट्रेड को बढ़ाना है, क्योंकि हमारा ट्रेड टारगेट जो है
2030 तक जो है 2 ट्रिलियन ले जाना है। तो अगर हमने अपनी करेंसी को सेपरेट नहीं किया तो बहुत ज्यादा पेमेंट हमको करना पड़ जाता है कि डॉलर में कन्वर्ट करो, फिर डॉलर से रुपये में कन्वर्ट करो, फिर ये सारी चीजें जो है, ये पैसा आर्बिट्रेज का जो पैसा है वो कम हो जाएगा, हमारा जो बेनिफिट बढ़ जाएगा, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी, जिसको हमारी मेन फोकस आज ये है कि अपनी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है, जिससे जो है कॉस्ट ऑफ ट्रेड को कम करना, ना कि सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ कॉस्ट ऑफ ट्रेड को बढ़ करना, जिसमें लॉजिस्टिक है, आर्बिट्रेज है, और ये सब करना बहुत ही जरूरी है। ये दीज आर दी प्रिपरेटरी ग्राउंड फॉर मीटिंग द 21st सेंचुरीज अचीवमेंट एंड चैलेंजेस। और मैं ये देख रहा हूँ कि दोनों कंट्रीज जो हैं एक दूसरे के पूरे होने के मार्ग पर चल पड़ी हैं। यूएई चाहता है कि हमें कुछ भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था साथ में रहे, जिससे जो वो अपनी मंशा को पूरी कर ले, और इंडिया चाहता है कि यूएई जैसा एक हमें द्वार मिले, जो एक ही बहुत ही ट्रस्टेड पार्टनर मिले, वफादार पार्टनर मिले, जिसके थ्रू जो है हम अपनी मिडिल ईस्ट पॉलिसी और उसके बियॉन्ड जितनी भी चीजें हैं उसको एग्जीक्यूट करें, और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट बढ़ाएं, ताकि चाइना के बढ़ते हुए फुटप्रिंट को भी हम लगाम लगाएं। हम उस रीजन को बिल्कुल चाइना को नहीं छोड़ सकते, हमारे बहुत से स्टेक्स हैं उसमें, यानी कि $115 बिलियन का ट्रेड है, $45 बिलियन का रिमिटेंसेस है, फर्टिलाइजर्स है, तमाम ऑयल है, हमारा जो मेन सिक्योरिटी ऑफ ऑयल है वहीं से होता है। अभी जिस हिसाब से जो है रशिया का ऑयल एम्बार्गो कर दिया गया है, तो वो यूरोपियन कंट्रीज जो है गल्फ कंट्रीज की तरफ आ रही हैं ऑयल खरीदने के लिए, तो कल जो है ऑयल की शॉर्टेज हो सकती है यहाँ पर, तो इसलिए हमें एग्रीमेंट करने की जरूरत है। तो ये सारा ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए यहाँ पे है, क्योंकि यूएई जो है चाहता है कि वो ओपेक के बंधनों से हट के और ज्यादा प्रोडक्शन करें और भारत जैसे बड़े ऑयल खरीदार के साथ एक इंडिपेंडेंट रिलेशन बनाए। तो इस फील्ड में भी हम देख रहे हैं कि या तो इस विजिट में हो या इस विजिट में एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई है कि किस तरीके से दोनों कंट्री जो है अपने ऑयल ट्रेड में एक इंडिपेंडेंस लाएं, जैसा कि बहुत सी कंट्रीज कर रहे हैं। तो ये एक कुल मिला के ये हो रहा है कि दोनों कंट्रीज कैसे अपने रिलेशन को बायलैटरल बनाएं और थर्ड कंट्रीज के इंटरफेरेंस को रोक दें, थर्ड कंट्रीज की मदाखलत को रोक दें, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अब ये देखिए कि टेररिज्म का जहां तक है मसला जो है, ये है कि जितना भारत को जरूरत है उससे ज्यादा यूएई को जरूरत है। यूएई एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन उसके बढ़ते हुए कद को देखते हुए, एक उसको मजबूत बढ़ते हुए कद को देखते हुए एक तरफ, दूसरी तरफ यूएस का जो सिक्योरिटी गारंटी थी 70 साल से, वो पीछे हट रहा है। तो यूएई को एक बड़े पार्टनर की जरूरत है जो उसकी सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करे। तो भारत को जिस हिसाब से उसने हमारे जो है जो ये क्या कहते हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जो इंटरेस्ट दिखाया है, ब्रह्मोस में इंटरेस्ट दिखाया है, और लाइट वेट वेपन्स में जो कि सस्ता है और चीप है और बिना किसी कंडीशन के है, तो उसकी फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश करना चाहता है इंडिया में भी, वहां पर भी, जिससे जो है वो सिक्योरिटी की गारंटी ले सके, और नेवी का जो नेवी टू नेवी रिलेशन वो भी बढ़ेगा हमारा। तो इस तरीके से कुल मिला के यूएई जो है कंप्रेहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें स्ट्रेटेजिक रिलेशन अपने आप आ जाता है। ये 6-7 साल से लगातार दोनों कंट्रीज ने रात दिन काम करके किया है। मैं यूएई एम्बेसी में एज ए इकोनॉमिक रिसर्चर 4 साल रहा, तो मुझे मालूम है कि किस तरीके से काम हुआ है, रात दिन जो है करके जो है इतना बड़ा जो है 800-850 पेज का जो है कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का डॉक्यूमेंट जो है 88 दिन में तैयार कर दिया गया है। ये ट्रस्ट का ही एक द्योतक है। ठीक है अनिल जी, एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल आता है। हालांकि अभी प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है उसमें 1-2 पॉइंट और रह जाते हैं, उसको अभी हम और डिस्कस करेंगे डॉक्टर हुसैन के साथ और आपके साथ। एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हाल के वर्षों में अगर मिडिल ईस्ट में हम देखें तो यूएस, जो पहले मिडिल ईस्ट में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट थे उनको दूर करने में यूएस की एक बड़ी भूमिका होती थी, हाल के वर्षों में हमने देखा है कि चाइना की एक्टिवनेस बढ़ी है इस इलाके में। तो इसको देखते हुए भारत की इन मुल्कों के साथ अच्छी दोस्ती हो, ये कितने मायने रखता है? देखिए, पहले तो मैं एक बात करेक्ट कर दूं कि अमेरिका ने यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा अच्छा काम नहीं किया मिडिल ईस्ट में। एक्चुअली जो इराक का इन्वेजन था, लिबिया का इन्वेजन था, उसकी वजह से सारे मुल्कों की बड़ी समस्याएं बढ़ी हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इन गल्फ कंट्रीज के, ऑयल रिच गल्फ कंट्रीज का अमेरिका एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइडर था काफी सालों तक। लेकिन जो अब चूंकि अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वो इंडो पैसिफिक में ज्यादा है, चाइना को कंटेन करने के लिए
तो नेचुरली है कि अमेरिका का उधर की तरफ ज्यादा झुकाव हो रहा है। इस बीच में ये यूरेशियन वॉर भी आ गया, रशिया यूक्रेन वॉर, जिसमें भी अमेरिका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो नेचुरली है कि उन लोगों का, कंट्रीज का उस वक्त फोकस अपने एरिया में ज्यादा है। तो इससे यहाँ के जो मुल्क हैं इनको एक तरह से, और जब आपने देखा कि जो ईरान और सऊदी अरेबिया और बीच में उनके पुरानी झगड़ा चला आ रहा है, ईरान और इजराइल के बीच झगड़ा चला आ रहा है, तो ये जब सारी चीजें हो रही थी तो उससे नेचुरली है कि किसी भी जरा सी वजह से ये पूरे रीजन में कॉन्फ्लिक्रेशन हो सकता था काफी बड़ा। तो अब इन लोगों में, सारे मुल्कों में आपस में एक तरह का अंडरस्टैंडिंग है और वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह हम लोगों को अपने आप को एक तरह की मोडस विवेंडी इसको कहते हैं कि हम एक साथ किस तरह रह सकते हैं। तो इसीलिए जो भी आपने जो चीन का रोल की बात की, तो चीन तो देखिए, चीन अमेरिका की नाक के नीचे से काफी बड़ा वहां बन गया है। सारे मुल्क चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है उसको सपोर्ट करते हैं, उसके पार्टनर हैं, उसके पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर में। तो चाइना आज एक बहुत बड़ी पावर है मिडिल ईस्ट के अंदर भी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और लेकिन उनका जो उनका भी मेन फोकस यही है कि वहां पर किस तरह से अमेरिका को काउंटर किया जाए। हालांकि अभी तक मैं नहीं समझता कि चाइना इस पोजीशन में है या कोई और मुल्क इस पोजीशन में है कि वहां पर सिक्योरिटी इंश्योर कर सके। तो इसीलिए जैसा आपने देखा कि I2U2 जिसकी बात की हमने कि इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA का एक सब रीजनल ग्रुप बना। उसके अलावा एक IUSU जिसको कहते हैं, इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया एंड USA, वो बन रहा है। अब्राहम अकॉर्ड्स की बात हुई थी। तो ये सारा अमेरिका इस तरह से कर रहा है कि किसी तरह से इजराइल की भी उन कंट्रीज के साथ में, गल्फ के कंट्रीज या मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के साथ एक तरह से कुछ नॉर्मलाइजेशन जिस हद तक पॉसिबल है हो सकता है। हालांकि सबसे बड़ा मुद्दा वहां के लिए पैलेस्टाइन का मुद्दा है। कोई माने या ना माने, घूम फिर के बात वहीं अटक जाती है, क्योंकि इन मुल्कों के लिए बड़ा मुश्किल है बहुत आगे बढ़ पाना अगर वहां पर कोई भी प्रोग्रेस नहीं होती है। तो इसलिए ये है, लेकिन उसमें भी चीन जो है आगे बढ़ रहा है और पूरा फायदा उठा रहा है। उसने इस बात का क्रेडिट ले लिया कि जो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच डील हुई, हालांकि आप जानते हैं कि पिछले 4 साल से लगभग बातचीत हो रही है, इराक के जरिए, ओमान के जरिए उन लोगों के मिलते रहे, बातचीत करते रहे। तो ये सारी चीजें जो है उनका रोल डेफिनेटली, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और हम लोगों के लिए खास तौर से ये सबसे बड़ा चैलेंज चीन है, ना ही वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया में या ग्लोबली, हर जगह जो सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए रहेगा वो चीन ही रहेगा। और अगर अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान भी हमारे कंसर्न रहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोस में शांति हो, तो ऐसे में इस इलाके के देशों से हमारी नज़दीकियां कितना ये ज़रूरी है? देखिए, हमारे लिए तो ये एक्सटेंडेड नेबरहुड है, सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा सोचता हूं और कहता भी हूं कि मिडिल ईस्ट जो है या वेस्ट एशिया जिसे हम बोलते हैं, ये हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल रिलेशनशिप है। आप एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं, इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करते हैं, मैरीटाइम ट्रेड्स के ऊपर के लिए आपको इनके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। चोक पॉइंट्स उनके कंट्रोल में, आपकी जो 9 मिलियन लोग आपके वहां पर हैं, उसके अलावा आप $60 बिलियन आपके पास आता है जो आपके 1/10 ऑफ योर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। तो ये सारी चीजों के लिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं आपके बड़े बड़े, तो इसलिए ये रीजन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो इसकी स्टेबिलिटी, इसकी सिक्योरिटी, इसकी सेफ्टी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और खुशी की बात यह है कि पिछले 8-10 साल में हमने ये देखा है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है, जिसका मतलब डिफेंस एंड सिक्योरिटी है, उसके ऊपर काफी बल दिया जा रहा है। और उसमें इन कंट्रीज का भी काफी बड़ा योगदान है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि भारत वहां पर आकर के कुछ एक रीजनल अप्रोचेस भी लगाए, बायलैटरली नहीं खाली, बल्कि कुछ रीजनल अप्रोचेस भी भारत की होनी चाहिए, जो अभी तक मेरा ख्याल से इतनी ज्यादा नहीं है। क्योंकि नहीं तो इस वक्त कंपटीशन हमारा जो है, भले ही चाहे अमेरिका और चीन का चल रहा हो, लेकिन आप देखिएगा कि मेन कंपटीशन इवेंचुअली भारत और चीन के बीच में होगा, और इसके लिए हमारी ये जो मित्रताएं हैं ये बहुत आवश्यक है। ठीक है डॉक्टर हुसैन, जिस तरह से आप बता रहे थे कि आपका अपना निजी अनुभव भी है कि मुश्किल से 88 दिनों में आप बता रहे थे कि कॉम्प्रहेंसिव जो ट्रीटी है उसको डेवलप किया गया, और अभी जिस तरह से प्रधानमंत्री बता रहे थे कि उनका कहना था कि एक भाई का दूसरे भाई से मिलना है, प्रेसिडेंट अल नाहयान से जो मुलाकात है उसको उन्होंने कहा कि आप स्वयं एयरपोर्ट पर लेने आते हैं।
तो ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के निजी संबंध इसमें हैं, चाहे हम फ्रांस की बात करें या दूसरे देशों की बात करें, ये कितने महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाते हैं? देखिए, भारत की अपनी एक अहमियत तो बढ़ती जा रही है, बड़ी तेजी से बढ़ी है। इधर 1990 के बाद बड़ी तेजी से बढ़ी है, लेकिन उस तरीके का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था जो अपना तो शो करता कि देयर इज आल्सो पर्सनल कमिटी, यहाँ पर पर्सनल केमिस्ट्री भी हो सकती है इस रिलेशन को आगे बढ़ाना। उस चीज में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है बहुत ही सक्सेसफुली इस रोल को अदा कर रहे हैं और वो अपना तो दिखा रहे हैं, तो जिससे जो है दोनों पूरक मिलके जो है ये रिलेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। फ्रांस भी जो है, जिस तरीके से फ्रांस को जो है अमेरिका ने आपको ऑस्ट्रेलिया के मसले में डिच किया है, उसको सब स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश किया है, यूरोपियन कंट्रीज की जो है यूक्रेन के मसले में जो कम किया, तो ये यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग फ्रांस जो है वो चाहते हैं कि हमारा भी अपना जो है बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमी की तरफ जो है रिलेशन बढ़े, और इंडिया को कोई इग्नोर नहीं कर पा रहा है ड्यू टू बिग मार्केट एंड इट्स पोजीशन टू काउंटर चाइना और प्रोवाइड एन सब्स्टिट्यूट टू चाइना। तो ये देखते हुए अभी फ्रांस ही आया, बहुत सी कंट्रीज जो ईयू के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कनाडा के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो यूके के साथ हो रहा है, और जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया है, इजराइल के साथ चल रहा है, तो मोर देन हाफ अ डजन 6 से ज्यादा जो है हमारे एग्रीमेंट जो है वो पाइपलाइन में चल रहे हैं। तो ये भारत का दोनों की मिक्स केमिस्ट्री से जो है इंडिया की छवि इस तरीके से नुमाया हुई है दुनिया में। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत बड़ा ही कंट्रीब्यूशन रहा है कि भारत को उस लेवल तक ले जाके पहुंचाना। तो ये एक मतलब अभी इसके पहले इतना कोई बोल्ड स्टेप नहीं ले रहा था कि बस धीरे धीरे ठंडे ठंडे चलो, जिसे आम भाषा में कहते हैं ठंडे ठंडे रिलेशन को चलो, लेकिन ये एक ऐसा हिस्टोरिकल मूवमेंट है, इसमें अगर हमने धीरे धीरे चला तो हम शायद पीछे रह जाएंगे, चाइना और अदर पावर जो है स्ट्रांगली जो है इमर्ज हो जाएंगे। तो यही एक वक्त की डिमांड थी जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिकॉग्नाइज किया और उसको प्रोसीड किया। उनके साथ एक कॉम्पिटेंट टीम भी लगी हुई है, जिसमें जो है हमारे अजीत डोभाल साहब हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, और पीयूष गोयल जी हैं। ये लोग जो है सबके हाथ में सब कुछ नहीं दिया, बल्कि उन कॉम्पिटेंट लोगों के हाथ में दिया जो उनके ट्रस्टवर्दी थे। और ये टीम आगे धीरे धीरे बढ़ के एक रिजल्ट सामने आ रही है। यानी कि अब देखिए कि यूएस के स्टेट विजिट में गए, चौथे इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने, दूसरी बार जो है उनकी कांग्रेस को एड्रेस किया, फिर उसके बाद वहां से जो है इजिप्ट आए, फिर इसके बाद फ्रांस गए, फिर इसके बाद जो है यूएई। इतना हैक्टिक जो है शेड्यूल, और इस एज में रियली इट इज अ रिमार्केबल एंड वी कैन अंडरस्टैंड हाउ वो कितना जो है कोशा है, कितने इंटरेस्टेड है भारत को उस लेवल पर ले जाने पे जहां उसका हक है। ठीक है अनिल जी, अभी जो भारत की स्थिति है, भारत दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बना रहा है, भारत के अंदर काफ़ी मौके भी भारत के अंदर बढ़ रहे हैं, चाहे हम स्टार्टअप की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, और यही कारण है कि निवेश को भी भारत आकर्षित कर रहा है। लेकिन उसके अलावा भारत की एक लगातार अब खुलकर भारत ये डिमांड करने लगा है कि जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें रिफॉर्म होने चाहिए। यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पर भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। भारत कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ का एक अगुवा बनकर उभर रहा है। ऐसे में जब भारत इस आवाज़ को उठाता है तो वहाँ पर मिडिल ईस्ट का रोल कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, और खासकर अगर हम यूएई की बात करें तो। देखिए, यूएई ने तो भारत के जो कैंडिडेचर है उसको सपोर्ट किया ही है, और उसके अलावा ज्यादातर मुल्क जो है मिडिल ईस्ट के वो भारत को सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हमारा जो अभी इस वक्त में यूएई जो है वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है मिडिल ईस्ट को, अरब कंट्रीज को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। उससे पहले हम लोग थे, तो 1 साल तक हम लोगों का काफी अच्छा कोलैबोरेशन रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में भी। आपको याद होगा कि जब रशिया के और यूक्रेन के ऊपर जब कंडेम करने का वो आया था, तो उसमें यूएई एक ऐसा कंट्री था जिसने भी हमारी तरह एब्सटेन किया था। वो बड़ा अनयूजुअल था, क्योंकि ज्यादातर ये लोग अमेरिकन प्रेशर में रह करके उसी तरह की सपोर्ट करते थे। तो जहां तक रही बात भारत का अपना एक जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट का,
तो देखिए अगर परमानेंट ये रिफॉर्म्स नहीं होते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हों, यूएन के और रिफॉर्म्स हैं, या ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहिए, WHO कहिए, सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बेसिकली इनमें रिफॉर्म्स के बिना इनकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह का सिस्टम अभी है उससे कोई चीज आगे बढ़ नहीं पा रही है। और दूसरी चीज ये है कि ये अभी भी वही 1945 वाला माइंडसेट और उसी तरह का जो उनका कंपोजिशन है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि भारत आज देखिए 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और सून जैसा लोग कह रहे हैं कि 3री बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी, और गोल्डमैन सैक्स को माने तो बहुत जल्दी इंडिया चाइना को भी पीछे टार सकता है 2050 तक। तो अगर ये इस तरह की बातें हैं तो मैं समझता हूं कि भारत का स्थान वहां होना चाहिए, और एक ऐसा मुल्क जो हमेशा यूएन चार्टर के साथ खड़ा रहा है, यूएन को सपोर्ट करता रहा है, फाउंडिंग कंट्री है, और आज इस लेवल पे है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है अनिल जी आप, क्योंकि ये जो हमारा खास कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के यूएई दौरे पे, ये अपने बिल्कुल अंतिम चरण पे है और इसका समय अभी खत्म होने वाला है, तो अंत में हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा को हम, जो दोनों देशों की यात्रा है, फ्रांस की यात्रा और यूएई की यात्रा, दोनों को जोड़कर देखें। तो सबसे पहले अनिल जी आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये जो यात्रा है फ्रांस की यात्रा और यूएई की यात्रा, क्योंकि कुछ समय के बाद अब प्रधानमंत्री वापस दिल्ली आ जाएंगे, तो इस यात्रा को अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका क्या एनालिसिस इस यात्रा को लेकर रहेगा, तो संक्षेप में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? संक्षेप में तो ये है कि ये बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड रही, बहुत सक्सेसफुल विजिट्स हैं दोनों ही, और ये दोनों ही पार्टनरशिप हमारे लिए डिफाइनिंग पार्टनरशिप्स हैं। ठीक है, डॉक्टर हुसैन। देखिए, इसके मैं 3 पहलू देख रहा हूं। नंबर 1 ये कि बायलैटरल इश्यूज को स्ट्रेंथन करना, नए आयाम को खोलना जिसमें कोई थर्ड कंट्री का इंटरफेरेंस ना हो, एक नेचुरल पार्टनरशिप की तरफ जाए दोनों कंट्री। सेकंड में जो है एक मिलीलेटरल जो है फ्रांस के साथ मिलकर करना, जिससे स्टेबिलिटी आए रिलेशन में। फ्रांस का भी जो है उस रीजन में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, मैरीटाइम में भी उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो इंडिया, फ्रांस, यूएई ये तीनों मिलकर जो है एक अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि मैरीटाइम ट्रेड 21st सेंचुरी जो है वो मैरीटाइम ट्रेड कहा जा रहा है, जहां पे लॉजिस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तीसरा जो है, इंडिया जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है प्लेटफॉर्म, जैसे कि आपने कहा यूएन में जो है सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को क्यों ना मिले। 16%, 17% की पॉपुलेशन लेके एक कंट्री बाहर बैठा रहे, जिसकी इकोनॉमी जो आने वाले कुछ सालों में जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज, और इसके साथ साथ जो है यूएई और सऊदी अरबिया जो है मुल्क 55-56 जो मुल्क मुस्लिम में है, वो फिर से लीडरशिप को एज्यूम कर रहे हैं, और हमारा रिलेशन ये दोनों कंट्री से इंप्रूव हो रहा है, जिसमें हमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक लिवरेज मिलेगा। और इसके साथ ही साथ हमने जो है इजिप्ट के साथ भी रिलेशन बढ़ाया है, जो लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है। तो ये कुल मिला के ये रहा है कि भारत ने ये 2 विजिट अमेरिका, फ्रांस किया, इसमें जो है बड़े बड़े गल्फ कंट्रीज को भी इंगेज किया। अभी जो है यूएस का जो सऊदी अरब के अलीसा जो आए थे, उन्होंने भी भारत की चीजों को पेश किया है। ये सारी चीजें लग रही है कि मिडिल ईस्ट हमारा जो है एक पूरक बन रहा है हमारे ग्रोथ में, और मिडिल ईस्ट भी हमारे ऊपर उसी तरीके से डिपेंड हो रहा है। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ हम अपना ये खास कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।